नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। इस पर्टिकुलर वीडियो में 30 और 31 अगस्त का जो बचा हुआ एडिटोरियल एनालिसिस है उसको कवर करूंगा। साथ साथ 1 सितंबर 2023 का एडिटोरियल और करंट अफेयर्स एनालिसिस दोनों कवर होगा। 30 और 31 अगस्त का जो करंट अफेयर्स है वो ऑलरेडी चैनल पे विनीत सर अपलोड कर चुके हैं, तो डिटेल में हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। ऑलमोस्ट समझ लीजिए 10 से ज्यादा तो एडिटोरियल के आर्टिकल्स यहाँ पे कवर होने वाले हैं और 1 सितंबर 2023 के लगभग 5 आपके करंट अफेयर्स के आर्टिकल में कवर करूंगा। इसके साथ साथ दोस्तों 5 टर्मिनोलॉजीज आपके लिए मेंटरशिप कोर्स में अपलोड हो चुकी हैं। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, उसके साथ साथ ऑब्जेक्टिविटी की टर्मिनोलॉजी, उसके साथ एटीट्यूड टर्मिनोलॉजी, उसके साथ इन्वायरमेंटल एथिक्स टर्मिनोलॉजी और फिर नॉन पार्टिसनशिप टर्मिनोलॉजी। तो ये 5 टर्मिनोलॉजीज भी मेंटरशिप कोर्स में आज के आज अपलोड हो चुकी हैं। आप चाहो तो जाके इनको देख सकते हो। कंटेंट सेक्शन में एथिक्स थ्रू एग्जांपल्स एंड फॉर्मूलाज की सीरीज में ये टर्मिनोलॉजीज आपको अपलोडेड मिल जाएंगी। तो आगे बढ़ने से पहले ओवरऑल आप चाहो तो टेलीग्राम ग्रुप दोस्तों ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप में आपको लेक्चर की पीडीएफ वगैरह मिलती रहती है। मेरी जो ऐप है हर्षित वेद एजुकेशन, वो एंड्रॉयड और आईओएस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। वहां के स्टडी मटेरियल सेक्शन में भी आपको ओवरऑल ये डेली एडिटोरियल की पीडीएफ मिल जाएगी। ये पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। www.harshitdidi.com के स्टडी मटेरियल सेक्शन में भी जाके आप पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हो। और आप चाहो तो मेरी ऐप पे और वेबसाइट पे जो मेंटरशिप कोर्स है दोस्तों उसको अवेल कर सकते हो। यूपीएससी सीएससी का मेंटरशिप कोर्स है। हंड्रेड्स ऑफ वीडियोस एंड पीडीएफ ऑलरेडी इस पर्टिकुलर कोर्स में अपलोड हो चुकी हैं। आप चाहे तो इस पर्टिकुलर कोर्स को चेकआउट कर सकते हैं। शायद हो सकता है मैं जल्दी 5% का डिस्काउंट भी इसके ऊपर लेके आऊं, तो यू कैन डू चेकआउट द कोर्स। ठीक है, तो भैया 30 और 31 अगस्त और 1 सितंबर के पहले लाइन से एडिटोरियल्स देखेंगे। जो सबसे पहला एडिटोरियल मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं वो है इंडियाज पुश फॉर स्मॉल बिजनेस एट द G20 ट्रेड समिट मस्ट बी परस्यूड। देखिए, रिसेंटली ट्रेड और इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर्स G20 नेशंस के, जो कि दुनिया की 80% वर्ल्ड इकोनॉमी आउटपुट को रिप्रेजेंट करते हैं, 3/4 वर्ल्ड के ट्रेड को रिप्रेजेंट करते हैं, 3/5 60% दुनिया की आबादी को रिप्रेजेंट करते हैं, उन्होंने डिलिब्रेशंस में पार्टिसिपेट किया जो कि इंडिया की प्रेसिडेंसी के अंदर चल रहे हैं। इस बार G20 मीट की सारी मीटिंग्स इंडिया के अंदर हो रही। एक कॉम्प्रिहेंसिव कम्युनिक यहां पे इशू होना था, लेकिन इस कॉम्प्रिहेंसिव कम्युनिकेशन को इशू करने से 2 कंट्रीज ने रोक लिया, एक तो चाइना, एक रशिया। देखिए, रशिया यूक्रेन वॉर के चलते कम्युनिक को रोक रहा है और चाइना ऑब्वियसली बात है G20 की लीडरशिप के अंदर इंडिया की लीडरशिप को फेल बनाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए चीजों को स्कटल डाउन कर रहा है। तो अगर आप देखो तो यहां पे यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से जो जियोपॉलिटिकल इश्यूज उठ रहे हैं उस बात को लेकर चाइना और रशिया अलग अलग मीटिंग्स में अपने अपने ऑब्जेक्शंस उठाते रहते हैं। अब लास्ट ईयर की G20 बाली समिट में एक बीच का आप कह लो मांडवलीन या निगोसिएशन या फिर आप कह लो फाइनल आउटकम निकल आया था, लेकिन इस बार वो फाइनल आउटकम निकलता दिख नहीं रहा। फ्लेलिंग प्रोस्पेक्ट्स दिख रहे हैं ग्लोबल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के नियर टर्म में। G20 नेशंस एग्री नहीं कर पा रहे कि क्या ज्वाइंट एक्शन ले हम टू रिफॉर्म द वर्ल्ड्स फेथ in cross-border commerce and investment flows as a route to prosperity and growth for all। आगे देखा जाए तो गवर्नमेंट ने 5 कंक्रीट और एक्शन ओरिएंटेड डिलीवरेबल्स के बारे में यहां पे बोला है कि हाँ भाई कुछ बातचीत हुई है, दुनिया भर के नेशंस ने एग्री किया है। तो भले ही यहां पे एक ज्वाइंट कम्युनिकेशन इशू नहीं हुआ है चाइना और रशिया के इंसिस्टेंस के चलते, बट 5 पॉइंट्स है जिनके ऊपर जबरदस्त बातचीत हुई है। क्या? अ डायलॉग ऑन ग्लोबल स्टैंडर्ड्स टू ब्रिज रेगुलेटरी डाइवर्जेंसेस अक्रॉस कंट्रीज and a compendium of best practices for mutual recognition of qualifications for professional services such as medicine, law and nursing। तो एक है कि भाई दुनिया भर में एक बातचीत होनी चाहिए ताकि अलग अलग कंट्रीज में जो अलग अलग रेगुलेटरी डाइवर्जेंसेस है ना उनके लिए स्टैंडर्ड ग्लोबल स्टैंडर्ड बताया जाए। तो इंश्योरेंस सेक्टर में, किसी ट्रेड के सेक्टर में जो भी रेगुलेटरी बॉडी है वो किस प्रकार से ओवरऑल रेगुलेशन करती है, इस बात को लेकर ग्लोबल स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए। इस बात को लेकर G20 में बातचीत हुई। फिर भाई कैसे कॉम्पेंडियम बनाया जाए जिससे हम बेस्ट प्रैक्टिसेस इवॉल्व कर सकें ताकि म्यूचुअल रिकॉग्निशन दिया जाए क्वालिफिकेशंस को। प्रोफेशनल सर्विसेज के रिस्पेक्टिव मेडिसिन की पढ़ाई, लॉ की पढ़ाई, नर्सिंग की पढ़ाई और इन फील्ड्स में प्रैक्टिस करने के लिए एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के पास जो भी क्वालिफिकेशन है उसको म्यूचुअल रिकॉग्निशन मिलना चाहिए, चाहे उसने G20 की किसी भी कंट्री से पढ़ाई लिखाई कर रखी। ठीक है, एक तो इस बात को लेके G20 की ट्रेड और इन्वेस्टमेंट समिट में बातचीत हुई। उसके साथ साथ asserting that the trade track outcomes were the most significant so far in the G20 parlance, Commerce and Industry Minister Piyush Goyal highlighted the other 3 deliverables as new elements that hold importance for India। तो 2 मैंने बता दिए, ओवरऑल यहां पे 3 और डिलीवरेबल्स की बात हो रही। A generic framework to map global value chains, especially to identify the weakest links and mitigate any shocks like those seen during the pandemic, is a good idea that may prove tricky to execute। तो भैया ग्लोबल वैल्यू चेन्स के लिए एक जेनेरिक फ्रेमवर्क बनाना
और इस पूरी की पूरी वैल्यू चेन में वीक स्पॉट्स को आइडेंटिफाई। अब आप कह सकते हो कि ये पर्टिकुलर जो पॉइंट है ये चाइना के अगेंस्ट जाता है, क्योंकि कोविड 19 के पैंडेमिक के समय पे चाइना बहुत सारे इंटरनेशनल इश्यूज को लेके आप कह लो भिड़ रहा था दुनिया भर की कंट्रीज में। जैसे यूएस के साथ ट्रेड वॉर चल रहा था, इंडिया के साथ एलएसी पे इंक्रेज आप कह लो कन्फ्रंटेशन चल रहा था, इंक्रोचमेंट कर रखा है चाइना ने इंडिया की जमीन पे। उसके साथ साथ अगर आप देखो दोस्तों, तो जब चाइना में कोविड 19 पैंडेमिक के चलते लॉकडाउन लगा तो दुनिया भर में सप्लाईज में कमी हुई। तो सप्लाई चेन दुनिया भर की जो ग्लोबल सप्लाई वैल्यू चेन है वो बहुत हद तक चाइना पे डिपेंडेंट है, और उसमें हमें वल्नरेबिलिटी देखने को मिली, एक वीक लिंक देखने को मिला। तो सीधे सीधे बताया नहीं जा रहा, पर कहीं ना कहीं ये वीक लिंक चाइना से जुड़ता है। तो इन शॉक्स को मिटिगेट करना है, शॉक्स को मिटिगेट करना है तो वैल्यू चेन्स को डाइवर्सिफाई करना है, वैल्यू चेन्स को डाइवर्सिफाई करना है तो ऑब्वियस सी बात है चाइना को पसंद नहीं आएगा। फिर अगला पॉइंट, digitalization of trade documents to ease flow of goods and services is welcome, but the principles identified in the pact pertain to paperwork on transactions such as transport, insurance and storage, not necessarily to government filings for cross-border trade। तो भैया दुनिया भर में जो ट्रेड डॉक्यूमेंट्स इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसे बिल ऑफ लेडिंग हो गया, शिपिंग बिल हो गया, बिल ऑफ एंट्री हो गया, इसको डिजिटलाइज करो, और डिजिटलाइज इस प्रकार से करो कि दुनिया भर की कंट्रीज इन डॉक्यूमेंट्स को चेक कर पाए, देख पाए। जैसे क्या होता है दोस्तों, ये डिजिटलाइजेशन का आइडिया बड़ा जबरदस्त है। यूएई से मान लीजिए एक कार्गो चढ़ा इंडिया के लिए, इंडिया के अंदर सामान आया, अब यूएई ने उस कार्गो को डिक्लेयर किया है पाइप्स, स्टेनलेस स्टील पाइप्स, और इंडिया के अंदर सामान आता है स्क्रैप बन के। तो मिस डिक्लेरेशन, यूएई में क्या बोल के उनके शिपिंग बिल से वो कार्गो चला, और इंडिया में क्या बोल के बिल ऑफ एंट्री के थ्रू सामान इंडिया के अंदर आया। इन दोनों चीजों के अंदर सामंजस्य को चेक करके अलग अलग कंट्री की अथॉरिटी डिजिटलाइजेशन से बेनिफिट कर सकती है, ये बात यहां पे बोला जा रहा है। तो इससे स्मगलिंग वगैरह, अंडर वैल्यूएशन, ओवर वैल्यूएशन, इस प्रकार की प्रॉब्लम्स, पॉलिसी कॉम्प्लायंसेस को हम चेक कर पाएंगे। ठीक है ना। तो ये डिजिटलाइजेशन करने की बात हो रही है कि दुनिया भर के ट्रेड डॉक्यूमेंट्स को डिजिटलाइज करो, ताकि गुड्स और सर्विसेज का फ्लो थोड़ा वेलकम सा हो जाए, और जो पेपर वर्क है ट्रांजैक्शंस का वो थोड़ा कम हो जाए। तो ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस, स्टोरेज से रिलेटेड पेपर वर्क डिजिटलाइज करने की बात की जा रही है। बट जरूरी दोस्तों ये है कि जो गवर्नमेंट फाइलिंग्स है, बिल ऑफ लेडिंग हो गया, आपका जो भी रेमिटेंसेस का डॉक्यूमेंट हो गया, शिपिंग बिल हो गया, बिल ऑफ एंट्री हो गया, इनको भी यहां पे नेसेसरली डिजिटलाइज करने की जरूरत है। तो ये डिजिटलाइजेशन अभी के लिए पूरी तरीके से नहीं आ पा रहा है। तो यहां पे जो जयपुर कॉल फॉर एक्शन टू एनहांस माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस है, ये भी बहुत जरूरी है हमें यील्ड क्विकर एंड टेंजिबल रिजल्ट्स। तो भैया जयपुर कॉल के थ्रू माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस को तेजी से आगे बढ़ाने की बात की जा रही है। अगर आप देखो तो इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर, डब्ल्यूटीओ, डब्ल्यूटीओ मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उनका मतलब यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ये ग्लोबल ट्रेड हेल्प डेस्क को ऑपरेट करेंगे। दुनिया भर की जो कंट्रीज है वो G20 मेंबर्स के साथ मिलकर अपने डाटा पोर्टल को अपग्रेड करके बिजनेस और ब्रिज इंफॉर्मेशन एसिमेट्री के लिए बनाना चाहते हैं। देखिए क्या है, बड़े प्लेयर्स किसी भी पर्टिकुलर इकोनॉमी में ट्रेड पार्लेंस में एडवांटेज पे रहते हैं। तो इंफॉर्मेशन के रिस्पेक्ट में, ट्रेड इंफॉर्मेशन के रिस्पेक्ट में, डाटा इंफॉर्मेशन के रिस्पेक्ट में छोटे बिजनेसेस डिसएडवांटेज भी ना रह जाएं बड़े बिजनेस के सामने, इसलिए एक डाटा पोर्टल बना के इस इंफॉर्मेशन मिसमैच को फुलफिल करने की कोशिश की जा रही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह भी बोला है कि जो G20 मिनिस्टर्स हैं वो एमएसएमईज की मदद करेंगे। ये एमएसएमईज 60 to 70% एम्प्लॉयमेंट देती हैं पूरी दुनिया में, 50% ग्लोबल जीडीपी में कंट्रीब्यूट करती हैं। तो इन एमएसएमईज को ग्लोबल वैल्यू चेन्स के साथ जोड़ना है, जिससे हम सोसाइटल एम्पावरमेंट की तरफ बढ़ सकते हैं। तो इंडिया अपने स्मॉल एंटरप्राइजेस की कैपेसिटी को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट्स लाने की कोशिश कर रहा है, प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव अलग अलग सेक्टर्स में देने की कोशिश कर रहा है, फ्रेश आउटले लाके एमएसएमईज को एक एक्स्ट्रा पुश देने की कोशिश की जा रही है। ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप एक रेड पार्टमेंट में बदल चुका है बड़े फर्म्स के लिए, छोटे फर्म्स के लिए भी इस ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप को कम करने की यहां पे बातचीत की जा रही है। समझ गए बात को। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था G20 की स्टेट समिट को लेकर। फिर भाई वाटर शेयरिंग को लेके इस समय पे डिस्प्यूट्स चालू हैं कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में, कावेरी वाटर को लेके। इसको लेके मैं एक शॉर्ट भी बना चुका हूं, उससे पहले के डिटेल्स में भी ये टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। कावेरी बेसिन के अंदर डिस्ट्रेस अनकॉमन नहीं है। कावेरी एक पेनिनसुलर नदी है और बहुत हद तक कावेरी में पानी कितना होगा ये इस बात पे डिपेंड करता है कि इसके कैचमेंट इलाके में कितना पानी बरसता है। मॉनसून एक बहुत बड़ा फैक्टर है, और इस बार का जो साउथ वेस्ट मॉनसून है इसने केरला और कर्नाटका के कैचमेंट इलाकों में कम पानी बरसाया है। ओवरऑल एक क्यूमुलेटिव शॉर्टफॉल 51,000 मिलियन क्यूबिक फीट का देखने को मिल रहा है। तमिलनाडु का ऐसा बोलना है इनके वाटर शेयर में, मतलब 51,000 मिलियन क्यूबिक फीट, टीएमसी फीट पानी जो कि एक्स्ट्रा आना था कर्नाटका की तरफ से तमिलनाडु के अंदर, वो आया नहीं है, ऐसा तमिलनाडु का बोलना है। इसलिए तमिलनाडु
24,000 क्यूबिक फीट पर सेकंड पानी मांग रहा है, लगभग एक दिन में 2.07 टीएमसी फिट आ डे। कहां पे? बिलीगुंडलू, जो कि इंटरस्टेट बॉर्डर पे पड़ता है, सेकेंड हाफ ऑफ अगस्त में। ठीक है। जो तमिलनाडु के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उन्होंने कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी में जो मीटिंग चल रही थी वहां पे ठीक ठाक अमाउंट में बवाल किया। सीडब्ल्यूएमए की जो मीटिंग हुई 11 अगस्त को, वहां पे जो सीडब्ल्यूएमए का जो परसीव्ड चेंज था इन फिक्सिंग द क्वांटम ऑफ वाटर, इस चीज को लेके खासा बवाल हुआ। देखिए, समझिए, अगस्त में पानी कम छोड़ा है ऐसा बोलना है तमिलनाडु का कर्नाटका के अगेंस्ट। इनफैक्ट तमिलनाडु सुप्रीम कोर्ट में सीडब्ल्यूएमए के डिसीजन के अगेंस्ट जाके बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट कर्नाटका को डायरेक्ट करे कि वो सितंबर में 36.76 टीएमसी फिट पानी छोड़े। और तमिलनाडु ये सब डिमांड कर क्यों रहा है? तो तमिलनाडु का ये बोलना है कि कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल का जो फाइनल अवार्ड आया था 2007 में, और उसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फरवरी 2018 में जो मॉडिफाई किया गया था, उसके हिसाब से इतना पानी तमिलनाडु का बनता है। तमिलनाडु ये भी बोल रहा है कि उनकी जो शॉर्ट टर्म स्टैंडिंग पैडी क्रॉप है कुरुवाई, 5.6 लाख हेक्टेयर्स में, ये पूरी की पूरी बर्बाद हो जाएगी। 5.6 लाख एकड़ में ये पूरी बर्बाद हो जाएगी अगर सही समय पे इनको पानी नहीं मिला। कर्नाटका ने अपने एफिडेविट में बोला है कि भाई इन पानी के दो इंपॉर्टेंट रिजर्वॉयर्स के कैचमेंट इलाकों में डेफिसिट रेनफॉल हुई है। कर्नाटका के 4 रिजर्वॉयर्स में 51% पानी का इनफ्लो कम रहा है ड्यू टू डेफिशिएंट रेनफॉल। और कर्नाटका का बोलना है कि तमिलनाडु इतनी बेसिक बात नहीं समझ पा रहा है कि 2023 एक नॉर्मल वाटर ईयर नहीं है, ये एक डिस्ट्रेस्ड वाटर ईयर। और डिस्ट्रेस्ड वाटर ईयर में जब कर्नाटका की नदी में ही इनफ पानी नहीं है तो हम तमिलनाडु को कैसे देंगे? तो अब यहां सारा दारोमदार आ जाता है सीडब्ल्यूएमए के ऊपर कि सीडब्ल्यूएमए को प्रॉपर प्रोपोर्शनल तरीके से पानी का है डिस्ट्रीब्यूशन करना है। जितनी पानी की अवेलेबिलिटी है वो पानी की अवेलेबिलिटी को रिक्वायरमेंट्स के आधार पर और पुराने फॉर्मूला के आधार पर कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में बांटना है इन द मोस्ट प्रैक्टिकल मैनर। चूंकि दोनों बांटने के बाद भी लड़ेंगे तो लड़ेंगे। तो रिसेंटली क्या हुआ, इस महीने की शुरुआत में सीडब्ल्यूआरसी, सेंट्रल कावेरी वाटर रेगुलेशन कमेटी ने बोल दिया कि जो पहले 15,000 क्यूसेक्स वाटर प्रतिदिन देने की बात की गई थी, अब हम उसको 10,000 क्यूसेक्स कर देंगे। अब इस बात के अगेंस्ट भी तमिलनाडु भी नाराज हो गया, कर्नाटका भी नाराज हो गया। कर्नाटका तो सीडब्ल्यूएमए के डायरेक्टिव के हिसाब से 12 सितंबर तक प्रतिदिन केवल 5,000 क्यूसेक्स वाटर छोड़ रहा है। तो भाई देखिए, यहां पे डेफिनेटली कर्नाटका एडवांटेज पे चूंकि अपस्ट्रीम स्टेट है, और तमिलनाडु डिसएडवांटेज पे चूंकि डाउनस्ट्रीम स्टेट है। तो कर्नाटका यहां पे सीडब्ल्यूएमए में और सुप्रीम कोर्ट में अपनी बहस के थ्रू कम पानी के एलोकेशन को जस्टिफाई कर रहा है। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम तमिलनाडु ये बोल रहा है कि कर्नाटका ठीक नहीं कर रहा है, हमें सीडब्ल्यूडीटी के 2007 और सुप्रीम कोर्ट के मॉडिफाइड ऑर्डर 2018 के हिसाब से पानी दो। बट डिस्ट्रेस्ड वाटर तो उतना पानी तो देखो प्रैक्टिकली तमिलनाडु को मिल ही नहीं सकता है। तो यहां पे बीच का फॉर्मूला सेटअप करने में सीडब्ल्यूएमओ को, कावेरी वाटर मैनेजमेंट कमेटी को, रेगुलेशन कमेटी को प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, मैनेजमेंट अथॉरिटी और रेगुलेशन कमेटी को। आगे चलते हैं, गिग वर्कर्स बिल्स, रीडिंग बिटवीन द लाइंस। राजस्थान के अंदर ये जो प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स रजिस्ट्रेशन एंड वेलफेयर बिल आया है 2023 का, इसको भले ही बहुत नॉवल बताया जा रहा हो, बहुत ही अलग बताया जा रहा हो, ये बोला जा रहा हो कि ये इंश्योर करता है सोशल सिक्योरिटी गिग वर्कर्स के लिए, इसका इंटेंट अच्छा है, लेकिन जब आप इस बिल को प्रॉपर तरीके से रीड करोगे तो इस बिल के अंदर कुछ खामियां नजर आई। तो यहां पे 4 मेजर इश्यूज को ऑथर ने पॉइंट आउट किया है जो कि इस राजस्थान के प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स रजिस्ट्रेशन एंड वेलफेयर बिल के अंदर खामियां बताई जा रही। पहली खामी है कि आप डेफिनेशन ऑफ गिग वर्कर्स और एग्रीगेटर को यहां पे प्रॉपर तरीके से नहीं लिख पा रहे हो। नो डाउट राजस्थान के इस पर्टिकुलर बिल में ज्यादातर चीजें कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 जो कि केंद्र की सरकार का बिल है उससे निकाला गया था। तो ये बिल डिफाइन करता है गिग वर्कर को एज अ पर्सन हु परफॉर्म्स वर्क और पार्टिसिपेट्स इन अ वर्क अरेंजमेंट एंड अर्न्स फ्रॉम सच एक्टिविटी आउटसाइड ऑफ ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप एंड हु वर्क्स ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट दैट रिजल्ट्स इन अ गिवन रेट ऑफ पेमेंट। तो गिग वर्कर की जो डेफिनेशन है राजस्थान वाले इस पर्टिकुलर बिल में, वो डेफिनेशन बहुत हद तक गिग वर्कर की जो डेफिनेशन है कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 में उसके सिमिलर ही है। तो गिग वर्कर एक ऐसा पर्सन है जो किसी एक प्लेटफॉर्म के लिए काम करता है एक वर्क अरेंजमेंट के अंदर, और यहाँ पे ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है। मतलब ओवरऑल जब वो वर्कर काम करना चाहे करे, जब वो वर्कर काम करना चाहे ना करे, उसके ऊपर कोई सेट कंडीशंस नहीं है। तो उस कंटेक्स्ट में यहाँ पे इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को आप कह सकते हो कि यहाँ पे इस कॉन्ट्रैक्ट में जो वर्कर काम कर रहा है वो गिग वर्कर है। एग्रीगेटर कौन है? एक ऐसी डिजिटल इंटरमीडियरी और एक ऐसी एंटिटी जो कि कोऑर्डिनेट करती है एक या एक से ज्यादा एग्रीगेटर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। तो बेसिकली इस प्रकार की जो डेफिनेशंस है ना राजस्थान के इस बिल के अंदर, वो बहुत हद तक केंद्र के कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी जैसी हैं, और वो कहीं ना कहीं गिग वर्कर्स के पास से जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी थी बिल को वो छीन लेती है।
चूंकि समझिए, इन प्रकार की डेफिनेशंस में ऑब्वियस सी बात है, आप गिग वर्कर्स को प्लेटफॉर्म एग्रीगेटर्स का एम्प्लॉय तो नहीं मानोगे, आप उसको एक कॉन्ट्रैक्ट वर्कर मानोगे, एक सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल मानोगे, उसको फुल टाइम एम्प्लॉय नहीं मानोगे एक एग्रीगेटर्स का। और जब आप किसी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को या गिग वर्कर को फुल टाइम एम्प्लॉय नहीं मान रहे एग्रीगेटर का, तब चीजें प्रॉब्लमैटिक है। Whether a gig worker and aggregator can be considered an employer or employee, respectively, has been a thorny issue globally. एक गिग वर्कर को या एग्रीगेटर को एम्प्लॉय या एम्प्लॉयर माना जा सकता है, ये दुनिया भर में एक थॉर्नी इशू माना जाता है। वेदर अ गिग वर्कर कैन बी कंसीडर्ड एन एम्प्लॉयर, नॉट एन इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर। गिग वर्कर्स जैसे कि ओला में काम करने वाले ड्राइवर्स हो गए, स्विगी और जोमेटो में काम करने वाले लोग हो गए, आप इनको गिग वर्कर बोलोगे या एम्प्लॉय बोलोगे। इसके लिए एक टेस्ट डिजाइन किया गया था, एबीसी टेस्ट, कैलिफोर्निया के लेबर कोड में, ठीक है ना। उसमें क्या था कि एक पर्टिकुलर कंपनी थी डायनामिक्स नाम की, वो सेम डे डिलीवरी कंपनी थी, तो अपने डिलीवरी बॉयज के थ्रू वो सेम डे डिलीवरी करवाती थी चीजों की, ओके ना। अब उसने ये बोला, मतलब यहां पे जब एबीसी टेस्ट किया गया तो उस एबीटी टेस्ट में पता ये चला कि देखिए भाई, एक एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के रिलेशन में एम्प्लॉयर आप तब नहीं होगे और एम्प्लॉय आप तब नहीं होगे जब आप पूरी तरीके से उस पर्टिकुलर एम्प्लॉयर की कंडीशन को ना मानो। अब ये जो डायनामिक्स नाम की सेम डे डिलीवरी कंपनी थी, इस पर्टिकुलर कंपनी के अंदर एम्प्लॉयज के ऊपर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस इंपोज किए गए थे, समझ गए। तो ये पर्टिकुलर कंपनी ये नहीं प्रूव कर पाई कि हाँ भाई, जो कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर इसके अंदर काम कर रहे हैं वो अपने हिसाब से कभी भी काम बंद कर सकते हैं, कभी भी शुरू कर सकते हैं, मतलब इनका वर्किंग आवर्स, इनका परफॉर्मेंस, ये सब कंपनी ही डिसाइड कर रही थी। तो फिर काहे का कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट, जब तुम काम के आवर्स, कितना पैसा देना है, उसकी एफिशिएंसी काम की, ये सब मेन कंपनी ही डिसाइड कर रही है। तो वो जो पर्टिकुलर बंदा तुम्हारे अंदर काम कर रहा है वो तो तुम्हारा एम्प्लॉय हुआ ना, तो उसको एम्प्लॉय की डेफिनेशन में रखना चाहिए। और अगर आपको एम्प्लॉय की डेफिनेशन में रखना है तो जितने भी उसको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट दिए जाने चाहिए कंपनी की तरफ से, वो देने पड़ेंगे। तो यहां पे डायनेमिक्स कंपनी के अगेंस्ट एबीसी टेस्ट में यह बोला गया कि हाँ भाई, डायनेमिक्स जो कि सेम डे डिलीवरी कंपनी है, इसके अंदर जितने भी एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं या जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो प्रॉपर एम्प्लॉय हैं और उनको सारे सोशल वेलफेयर दिए जाएंगे। सिमिलरली 2021 में यूके की सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया कि जो उबर ड्राइवर्स हैं उनको वर्कर्स की तरह ट्रीट करने की जरूरत है, उनको सेल्फ एम्प्लॉयड बोलना गलत है। इस डेफिनेशन को इंटीग्रेट किया गया सेक्शन 233 क्लॉज 3 सब क्लॉज बी ऑफ द यूके एम्प्लॉयमेंट राइट एक्ट 1996 के अंदर। तो जब दुनिया भर की एडवांस कंट्रीज में ये चीजें हमें देखने को मिल रही हैं कि इन गिग वर्कर्स को प्रॉपर इंप्लॉय माना जा रहा है, तो राजस्थान का बिल तो इनको गिग और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर बोल रहा है। तो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर बोलने के चक्कर में आप राजस्थान के बिल को बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव भी नहीं बोल सकते। अभी रिसेंटली जब राजस्थान का ये प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स रजिस्ट्रेशन एंड वेलफेयर बिल 2023 पास हुआ ना, तो सबने इसकी बड़ी तारीफ की कि यार बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी टाइप का बिल आ गया, बट उतना एक्स्ट्रॉर्डिनरी है नहीं। बेसिकली कुल मिला के कहना ये चाह रहे हैं कि राजस्थान के इस प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वाले बिल के अंदर यहां पे जो गिग वर्कर्स हैं ओला के अंदर, स्विगी के अंदर, इनको ओवरऑल आपको फुल टाइम एम्प्लॉयज दिखाना चाहिए, ठीक है ना। फिर यहां पे कुछ और चीजें, आप गिग वर्कर्स को जब एम्प्लॉयज नहीं दिखा रहे हो तो आपका ये जो बिल है राजस्थान वाला, इसकी जो एबिलिटी है वो लिमिटेड है टू इंटीग्रेट एग्जिस्टिंग लेबर लॉज इनटू इट्स एम्बेड। तो यहां पे जो एग्रीगेटर्स हैं वो ऑब्वियस सी बात है लेबर कोड्स के साथ कंप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि यहां पे उनको ये लाइसेंस दे दिया गया है कि आप अपने अंदर काम करने वाले लोगों को कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर, ठीक है। 2022 में इंडिया के जो लीडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं उन्होंने 0 स्कोर किया फेयर वर्क इंडिया रेटिंग्स में। अगर एक गिग वर्कर एम्प्लॉय नहीं है तो किस हद तक उसके एग्रीगेटर को उन मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए लायबल माना जा सकता है जो कि एट एक्सीडेंट वो फेस कर सकता है। फॉर एग्जांपल, कई बार आपने देखा होगा कि स्विगी जोमेटो के अंदर डिलीवरी जाते वक्त जो डिलीवरी बॉय हो जाता है उसका एक्सीडेंट हो जाता है, तो ऐसे केसेस में उसको जो चोट आई है उसके मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। तो इसके लिए भी भाई इंडिया के अंदर कुछ प्लेटफॉर्म्स यहाँ पे एक अप्रोच लेके आए हैं, कुछ प्रोविजंस लेके आए हैं। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी को लेके ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में भी कुछ कानून है, इस प्रकार के कानूनों को इंडिया के अंदर भी इंक्लूड किया जा रहा है। बट इन सब कानूनों में कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय को, उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को प्रॉपर एम्प्लॉय मानने से मना किया जाता है। तो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी को लेके इंडिया के अंदर डेफिनेटली प्लेटफॉर्म्स कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं, लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम उसको प्रॉपर एम्प्लॉयर का दर्जा नहीं दे रहा। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के अंदर तो एम्प्लॉयर को या एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर एम्प्लॉय नहीं बोला जाता है, क्या बोला जाता है, पर्सन कंडक्टिंग अ बिजनेस और अंडरटेकिंग, पीसीबीओ, या फिर अ वर्कर इन देयर वर्क प्लेस। तो बेसिकली इस कंटेक्स्ट में हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ द वर्कर की जिम्मेदारी उस पर्टिकुलर कंपनी के ऊपर आ जाती है। तो इस प्रकार की कोई चीज इंडिया के अंदर भी होना चाहिए, जो कि है नहीं राजस्थान वाले बिल के अंदर।
फिर एक और पॉइंट ये है कि जो बिल है राजस्थान वाला, ये क्या करना चाह रहा है, एक डाटाबेस बनाना चाह रहा है गिग वर्कर्स का। तो कितने वर्कर्स हैं राजस्थान के अंदर गिग वर्कर्स, उनका डाटाबेस बनाया जाएगा, वर्कर्स को ऑनबोर्ड किया जाएगा, उनको प्लेटफॉर्म के ऊपर रजिस्टर किया जाएगा, उनके लिए एक वेलफेयर बर्ड और वेलफेयर फंड बनाया जाएगा, क्योंकि गिग वर्कर्स के लिए यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे काम करेगा। तो गिग वर्कर्स के लिए यहाँ पे डाटाबेस मेंटेन किया जाएगा। अब खास बात दोस्तों ये है कि ऐप बेस्ड प्लेटफॉर्म पे जो गिग वर्कर्स हैं वो अपने आप को रजिस्टर करेंगे, और अगर वो उस ऐप बेस्ड प्लेटफॉर्म को छोड़ भी देते हैं तो भी उनका रजिस्ट्रेशन मान्य रहेगा वेलफेयर बोर्ड से बेनिफिट लेने के लिए। अब प्रॉब्लम दोस्तों यहां पे ये है कि जितना ज्यादा आप एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म को एक पर्टिकुलर गिग वर्कर के साथ जोड़ोगे, कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के ऊपर उस गिग वर्कर की डिपेंडेंस बढ़ेगी। अब इंडिया के अंदर ऐसे भी बहुत से गिग वर्कर्स हैं जो कि साइमल्टेनियसली दो प्लेटफॉर्म्स के अंदर काम करते हैं। इंडिया के अंदर बहुत से ऐसे कैब ड्राइवर्स हैं जिन्होंने अपने आप को उबर में भी एनरोल कर रखा है, ओला में भी एनरोल कर रखा है, जहां पे ज्यादा बढ़िया बाड़ा और अपॉर्चुनिटी मिल जाती है वहां पे वो अपनी टैक्सी चला देते हैं। तो ऐसे केसेस में अगर आप मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन करवाते हो किसी एक पर्टिकुलर गिग वर्कर का किसी एक प्लेटफॉर्म के साथ, तो वो पर्टिकुलर गिग वर्कर उस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ जाता है। अब उस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ने से उसको जो ऑर्गेनाइज्ड बेनिफिट मिल रहे हैं एम्प्लॉय के, वो मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं इस बात में तो कोई गारंटी है नहीं। उस पर्टिकुलर गिग वर्कर के ऑप्शंस लिमिटेड हो जाते हैं, तो इसके लिए भी यहां पे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो ये जो मैंडेटरी सिस्टम है रजिस्ट्रेशन का एग्रीगेटर्स के साथ इन गिग वर्कर्स का, वो कहीं ना कहीं इनके ऑप्शंस को कम ना कर दे, तो इसके लिए प्रिवेंटिव नॉर्म्स होने चाहिए। प्लस ये जो पर्टिकुलर बिल है ये एम करता है टू गारंटी सोशल सिक्योरिटी टू प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स बाय कॉन्स्टिट्यूटिंग अ रिप्रेजेंटेटिव वेलफेयर बोर्ड। लेकिन इस पर्टिकुलर वेलफेयर बोर्ड के अंदर डेफिनेटली आपके कुछ गिग वर्कर्स के बिहाफ पे रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे, लेकिन वो गिग वर्कर्स के बिहाफ पे रिप्रेजेंटेटिव्स, उनके अपोजिट में बहुत पावरफुल लोग प्लेटफॉर्म्स को और सरकार को रिप्रेजेंट करने वाले बैठेंगे। तो ये गरीब तबके के गिग वर्कर्स को रिप्रेजेंट करने वाले इंडिविजुअल किस हद तक ताकतवर प्लेटफॉर्म बेस्ड रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ लड़ सकते हैं, अपनी बातों को असर्ट कर सकते हैं, दैट इज टू बी सीन। समझ गए? तो राजस्थान के बिल में क्या कमियां हैं ये हमने 3-4 पॉइंट्स यहां पे देखे। फिर आ जाते हैं मणिपुर की असेंबली को लेके। देखिए भाई, मणिपुर की असेंबली यहां पे 6 महीने के बाद ऑलमोस्ट मिली। पिछली बार जो मणिपुर असेंबली का सेशन हुआ था वो 3 मार्च को हुआ था। अब ऑब्वियस सी बात है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 174 क्लॉज 1 के हिसाब से किसी भी 2 सिटिंग्स ऑफ अ लेजिस्लेटिव असेंबली के बीच में 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। तो 3 मार्च के बाद अब ऑब्वियस सी बात है, यहां बहुत जरूरी था कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 3 सितंबर से पहले ही असेंबली मिले। ठीक है भाई, तो असेंबली यहां पे मिलती है और असेंबली के शुरू होने के 48 मिनट के अंदर ही वो एडजॉर्न साइंडी हो जाती है। एडजॉर्न साइंडी मतलब उस सेशन को एडजॉर्न कर दिया गया है, बाद में ओवरऑल स्पीकर यहां पे या फिर उस राज्य का गवर्नर यहां पे अनाउंस करेगा कि हाँ भाई सेशन एडजॉर्न हो चुका, अब अगले सेशन में मिलेंगे। एडजॉर्न साइंडी तो बहुत सारी प्रोसीडिंग्स और सेशंस के बाद होता है, जस्ट असेंबली सेशन शुरू होने के 48 मिनट के अंदर ही उसको एडजॉर्न साइंडी कर दिया गया। एडजॉर्न साइंडी के बारे में आपको ज्यादा जानना है तो आप एडजॉर्न साइंडी मेरे नाम के साथ हर्षित द्विवेदी के साथ यूट्यूब में सर्च मारिए, आपको लक्ष्मीकांत का रेलेवेंट लेक्चर मिल जाएगा। बहुत डिटेल में मैंने एडजॉर्न साइंडी के बारे में लक्ष्मीकांत में ऑलरेडी पढ़ा रखा है। अब खास बात दोस्तों यहां पे यह कि मणिपुर की असेंबली मीट करने को मिली, ठीक है ना, सिर्फ 11 मिनट्स के लिए उनका सेशन चला। खास बात यह कि जब मणिपुर की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली मिली तो कुकीज वो कम्युनिटी के जो 10 एमएलए थे वो आए नहीं। जो चीफ मिनिस्टर है मणिपुर के एन बीरेन सिंह साहब, इन्होंने सारे कुकी एमएलए को बोला था कि आप आइए, आपकी सोसाइटी सिक्योरिटी की हम गारंटी लेंगे। बट ऑब्वियस सी बात है, इम्फाल वैली में और पहाड़ी इलाकों में इतनी लड़ाई सी हो रखी कम्युनिटीज के बीच में कि जो एक बेसिक ट्रस्ट होता है ना, वो तक यहां पे मिसिंग है। हो सकता है सिक्योरिटी का उनका एश्योरेंस हो, बट लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इतनी खराब है, इंटर कम्युनिटी स्ट्राइफ इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि शायद ये कम्युनिटी के लेजिस्लेटर्स भी आपस में बात करना चाहते नहीं। जबकि खास बात यह है कि दोनों ही तरफ बीजेपी के एमएलएज हैं बहुत सारे। तो ये जो ब्रेकडाउन ऑफ ट्रस्ट है ना, ये कहीं ना कहीं कम्युनिटी की जो भरोसा है गवर्नमेंट की लीडरशिप के ऊपर उसको सवाल उठाता है, जबकि बीजेपी के एमएलए दोनों ही साइड है। अब बात यह है कि ये जो पर्टिकुलर सेशन शुरू होना था 21 अगस्त को शुरू होना था। गवर्नर अनुसुईया उके को बोला भी गया था, उनकी कैबिनेट ने एडवाइस दी थी कि 4 अगस्त को आप नोटिफिकेशन निकालिए, 21 अगस्त को सेशन बुलाया जाएगा। 21 अगस्त को शुरू नहीं हुआ, लेट शुरू हुआ और शुरू होने के 48 मिनट के अंदर बंद हो गया, केवल 11 मिनट का बिजनेस हुआ। तो बस वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है आर्टिकल 174 क्लॉज 1 के हिसाब से कि 2 सेशंस के बीच में 6 महीने से ज्यादा गैप नहीं हो सकता, ऐसा लग रहा है कि बस उस कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए बस यहां पे ये असेंबली सेशन बुला लिया गया है। एक्चुअली में यहां बातचीत तो देखो कोई हुई नहीं है। कितनी प्रॉब्लम्स हैं, रिहैबिलिटेशन ऑफ डिस्प्लेस्ड रेजिडेंट्स, रिकवरी ऑफ लूटेड वेपन्स, परसिस्टेंट एथनिक डिवाइड, इकोनॉमिक ब्लॉकेट, स्पोर्टेड वायलेंस,
भाई जान तो यहाँ पे थोक के भाव जा रही है। अक्सर का सुनने में आता है कि मणिपुर में इतने लोगों की जान चली गई, उतने लोगों की जान चली गई। भाई ये भी तो लोग ही है ना, ये भी तो इंसान ही है ना, इस देश के नागरिक ही है ना, किसी भी ट्राइब के हो वो, तो उससे फर्क नहीं पड़ता। जान जा रही है तो नुकसान देश का ही हो रहा है, ठीक है ना। मणिपुर असेंबली में पहले भी कंट्रोवर्सीज हुई हैं, ठीक है ना, लेकिन उन कंट्रोवर्सीज पर उतना ज्यादा ध्यान नहीं रखा गया। पहले भी रैम्पेंट डिफेक्शंस हुए हैं, जैसे कि कांग्रेस के जो एमएलए थे टी श्याम कुमार, वो ओवरऑल कांग्रेस से डिफेक्ट होकर बीजेपी की तरफ आ गया, बीजेपी की सरकार में इनको मिनिस्टर बना लिया गया। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर के इनएक्शन को लेकर, ब्लैटेंट वॉल्यूशन ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ को लेकर स्पीकर को डांट सुनाई थी। अभी की जो बीजेपी की सरकार है उसके ऊपर थोड़ी प्रॉब्लमेटिक चीजें आ सकती हैं, थोड़ा आप कह लो भरोसे में ट्रस्ट डेफिसिट आ सकता है। रीजन बीइंग कि मणिपुर में कितना बवाल चल रहा है, केंद्र की सरकार में भी बीजेपी की सरकार है, राज्य में भी बीजेपी की सरकार है, तो भी यहाँ पे एथनिक टेंशंस को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। जो एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि बड़ा आसान है मणिपुर के अंदर प्रेसिडेंट रूल लगा देना, क्यों नहीं लगाया जा रहा है? तो उसकी वजह यह है दोस्तों कि जो एन बीरेन सिंह की सरकार है, इसको मीती कम्युनिटी के लोग सपोर्ट कर रहे हैं, और मीती डोमिनेंट है कहीं ना कहीं इम्फाल वैली में, उनकी आबादी सबसे ज्यादा है। हिल कम्युनिटी की कोकी जो लोग इनके अगेंस्ट है, वो बोल रहे हैं प्रेसिडेंट रूल लगा दो। अब अगर प्रेसिडेंट रूल लगा देती है बीजेपी की सरकार, तो उसके इसमें मीती कम्युनिटी के लोग बीजेपी की सरकार से नाराज हो जाएंगे। तो इश्यूज इतने ज्यादा ट्रिकी हैं कि सरकारों के लिए भी इनको प्रॉब्लम मतलब ठीक कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। फिर आगे अनूह मॉडल। भाई आपने सुना होगा दोस्तों, पिछले कुछ एक महीने से नूह में ये जो कम्युनल वायलेंस है इसकी खबरें निकल के आ रही हैं, ठीक है भाई। अब वो जो कम्युनल वायलेंस की खबरें निकल के आ रही है वो किस रिस्पेक्ट में निकल के आ रही थी? 31 जुलाई को एक प्रोसेशन निकला था हरियाणा के अंदर नूह में से। उस प्रोसेशन के चलते 6 जाने चली गई, क्लैशेस हुए हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी के बीच। उस प्रोसेशन को निकाला था वीएचपी ने, विश्व हिंदू परिषद ने। एक ऐसा ही प्रोसेशन विश्व हिंदू परिषद ने अनाउंस किया कि वो 28 अगस्त को फिर से निकालेंगे इन द कम्युनली वोल्टाइल डिस्ट्रिक्ट ऑफ नूह। अब इस बात को लेकर जो प्रशासन था वो बिल्कुल टोस पे आ गया। ऑलरेडी 31 जुलाई को क्या बवाल हो रखा है ये सबको पता है। ऊपर से दिल्ली के अंदर G20 समिट चल रहा है, तो ओवरऑल हरियाणा G20 समिट दिल्ली के सेंटर से बहुत ज्यादा दूर है नहीं। तो जो नूह में एक बार हो चुका है उसके चलते इंटरनेशनल कंडेमनेशन और G20 मेंबर के सामने इंडिया की खराब इमेज, ये हम दोबारा अफोर्ड नहीं कर सकते। इसलिए सारी अथॉरिटीज यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को संभालने के लिए बिल्कुल ऑन टोस्ट थी। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन था, पुलिस हो गई, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, और ऑर्गेनाइजर से इनके बीच में फेस ऑफ हुआ। तो भैया कहीं ना कहीं एंड में ये मांडवली हुई कि एडमिनिस्ट्रेटर्स ने बोला कि भाई हिंदू कम्युनिटी के कुछ लोग, कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स पुलिस एस्कॉर्ट के अंदर 3 लोकल टेंपल्स तक अपनी यात्रा लेके जा सकते हैं और वहां पे जाके पूजा वगैरह कर सकते हैं। सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स बिल्कुल लेयर्ड थे, मल्टी लेयर्ड सिक्योरिटी कॉर्डन लगा रखे गए थे। नूह जाने वाली सारी रोड पे हरियाणा से इंटरनेट सर्विसेज और बल्क एसएमएस को यहाँ पे नूह में सस्पेंड कर दिया गया था। प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स को एडवांस में इशू किया गया था। स्कूल कॉलेज वगैरह इस समय पे बंद कर दिए गए थे। पुलिस और पैरामिलिट्री पर्सन को डिलॉय कर दिया गया था। हरियाणा पुलिस चीफ ने सीनियर पुलिस ऑफिसर्स के साथ मीटिंग की, नेबरिंग स्टेट्स के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ ठीक तरीके से बातचीत की जा रही थी, उनको मॉनिटर किया जा रहा था कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कोई अंटसंट न्यूज ना सर्कुलेट की जाए, किसी भी प्रकार की ट्रबल मेकिंग एक्टिविटी को एडवांस में ही नुक में प्रिवेंट किया जा सके। इसके पूरे इंतजाम थे। 41 लोगों को यहाँ पे डिटेन भी किया गया। और इन सब एफर्ट्स के बाद आप ये देखो, कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा इवेंट 28 अगस्त वाला पीसफुली हो गया, इसमें कोई बवाल नहीं हुआ। अब सबसे खास बात उठती है कि जब 28 अगस्त वाले इवेंट को पुलिस इतना इफेक्टिवली हैंडल कर सकती, तो 31 जुलाई वाले इवेंट में क्या हो गया था, खासकर तब जब स्टेट की क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट की तरफ से इनपुट भी थी कि हाँ भाई इस रिलीजियस प्रोसेशन में कुछ ट्रबल हो सकता है। तो यहाँ पे सारे स्टेक होल्डर्स को लेसन सीखने की जरूरत है कि ऐसे टेंस डेज में जब फ्लेयर अप हो सकता है, अथॉरिटीज को ऑन देयर टोज रहना चाहिए। हिंदूज और मुस्लिम्स को भी अपने रिसेंट फ्लेयर अप के बेसिस पे समझना चाहिए कि भाई म्यूचुअल ट्रस्ट और हार्मोनी काम की चीज है। आप लड़ लड़के एक दो लोगों को मार के कुछ ज्यादा पाने वाले हो नहीं। धर्म के नाम पे लड़ाई हजारों साल पुरानी है, ये आगे हजारों साल तक चलती रहेगी। आज की डेट में इंसान कितना समझदार है इस बात पर डिपेंड करेगा कि आप इस लड़ाई को कैसे मिनिमाइज कर सकते हो। और नूह में जो वायलेंस हो रहा है इसका इंपैक्ट नेबरिंग गुरुग्राम पे भी आ सकता है, जो कि एक आईटी और ऑटोमोबाइल हब है, फाइनेंशियल कैपिटल है हरियाणा की, जो कि बिल्कुल दिल्ली के बगल में पड़ता है। तो पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन को हर हाल में इस प्रकार के अनस्कॉपुलर एलिमेंट्स के साथ डील करना चाहिए, जो कि रीजन में रिलीजन के नाम पे पीस को सबवर्ट करते हैं। फ्रिंज एलिमेंट्स के पास एक क्लियर सिग्नल जाना चाहिए कि कोई भी लॉ के ऊपर नहीं है। अगर आप बकवास करोगे तो आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा, आपके खिलाफ लीगल एक्शन हो सकता है, आप जेल में लंबे समय के लिए जा सकते हो। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव ने 28 अगस्त वाले इवेंट को हैंडल करने के लिए बहुत तगड़ा डिटर्मिनेशन दिखाया। चीफ मिनिस्टर एमएल खट्टर साहब ने खुद
पब्लिक स्टेटमेंट्स के थ्रू क्लियर किया था कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन और लॉ यहां पे प्रिवेल करेगा, और उसने एक्चुअली यहां पे प्रिवेल भी किया। पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल यहां पे रोकने, अक्सर कर देखा जाता है कि जब भी कम्युनल वायलेंस होता है पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन कम्युनल वायलेंस फैलाने में मिला हुआ होता है, लेकिन यहां पे बिल्कुल ही रोक दिया था पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन ने, किसी भी प्रकार की गड़बड़ एक्टिविटी नहीं अलाउ की गई। फिर अगला, क्रॉस द बोर्डर्स इन द इंडस वाटर ट्रीटी। भाई इंडस वाटर ट्रीटी को लेके क्या बवाल चल रहा है, इंडिया पाकिस्तान अक्सर कर इंडस वाटर ट्रीटी को लेके बहस रहे हैं। नबीला सिद्दीकी जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर है विनायक मिशन लॉ स्कूल चेन्नई में, और अमित रंजन जो कि रिसर्च फेलो है इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ एशियन स्टडीज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिंगापुर में, इनका ये आर्टिकल है। देखते हैं क्या बोला जा रहा है। इंडस वाटर ट्रीटी को ब्रोकर किया है वर्ल्ड बैंक ने। अब ये इंडस वाटर ट्रीटी फिर से एक बोर्ड्स ऑफ कंटेंशन बन गई इंडिया पाकिस्तान के बीच में। इंडिया और पाकिस्तान इंडस रिवर सिस्टम के पानी के इक्विटेबल एलोकेशन की बात करते हैं। इंडिया और पाकिस्तान दोनों को एक्सक्लूसिव राइट्स दिए गए इन नदियों में। सबको पता है, आपको भी पता है, कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं, जो 3 ईस्टर्न नदियां हैं रावी, ब्यास, सतलज, ये इंडिया को एलोकेट की गई, अनरिस्ट्रिक्टेड यूज है पानी का। पाकिस्तान अनरिस्ट्रिक्टेड यूज रखता है इंडस, झेलाम और चेनाब का। इंडिया को 3.6 मिलियन एकड़ फीट पानी की परमिशन दी गई है इंडस, चेनाब, झेलम में, जिसमें से इंडस में दी गई है 0.40 मिलियन एकड़ फीट की, झेलम में दी गई है 1.5 मिलियन एकड़ फीट की, और चेनाब में दी गई है 1.7 मिलियन एकड़ फीट की। जो सेक्टर वाइज एलोकेशन है पानी का, 2.85 मिलियन एकड़ फीट कंजर्वेशन के लिए है और 1.25 मिलियन एकड़ फीट जनरल स्टोरेज के लिए है। समझ गए बात को? तो कुल मिला के ये जो 2.8 मिलियन एकड़ फीट का कंजर्वेशन स्टोरेज है, इसको जनरल स्टोरेज 1.25 मिलियन एकड़ फीट और 1.6 पावर स्टोरेज के लिए बना के रखा गया। एक एडिशनल 0.5 मिलियन एकड़ फीट फ्लड स्टोरेज के लिए दिया गया। तो ये 1.25 और 1.6 2.85 हो जाता है, और उसके साथ साथ 0.75 जोड़ दो तो लगभग 3.7 मिलियन एकड़ फीट। तो इंडस वाटर सिस्टम में 3.7 मिलियन एकड़ फीट स्टोरेज प्रोवाइड किया गया है इंडिया को, जिसमें से इंडस पे 0.4, झेलम पे 1.5 और चेनाब पे 1.7। उसमें सेक्टर वाइज कंजर्वेशन स्टोरेज है 2.85 मिलियन एकड़ फीट, फ्लड स्टोरेज के लिए 0.75, कंजर्वेशन को 1.25 मिलियन एकड़ फीट जनरल स्टोरेज और 1.6 मिलियन एकड़ फीट पावर स्टोरेज। ठीक है। अब बेसिकली अभी रिसेंटली पिछले कुछ सालों में जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में बहस चल रही है पानी के डिस्ट्रीब्यूशन को लेके, वो मेनली इंडिया के 2 प्रोजेक्ट्स को लेके चल रही है। एक तो किशनगंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट और एक रातले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, जो कि इंडिया के जम्मू एंड कश्मीर में पड़ते हैं। इंडिया बोलता है कि इंडिया की डेवलपमेंट के लिए ये प्रोजेक्ट्स और इंडिया के एनर्जी रीड्स के लिए ये प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा जरूरी है, रीजन के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन पाकिस्तान इस पर ऑब्जेक्शन उठा रहा है। पाकिस्तान बोल रहा है कि इंडस वाटर ट्रीटी को ये प्रोजेक्ट्स वायलेट करते हैं, इनके पोटेंशियल नेगेटिव इफेक्ट्स हैं वाटर सप्लाई के ऊपर, जो कि एनेक्सर डी ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटी का वायलेशन है। पाकिस्तान ने अपने कंसर्न्स को किशनगंगा प्रोजेक्ट 2006 और रातले प्रोजेक्ट जो कि चिनाब में है 2012 में, इसके अगेंस्ट पाकिस्तान ने आवाज उठाई थी। 2010 में देखो तो दोस्तों जो किशनगंगा प्रोजेक्ट है, इसको कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के पास भी लेके जाया गया। पाकिस्तान ने कंटेंट किया कि इंडिया का जो प्लान है ना, इट इज नॉट इन लाइन विद आर्टिकल 3, आर्टिकल 4 क्लॉज 6 एंड पैराग्राफ 15 क्लॉज 3 ऑफ द एनेक्सर डी ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटी। 2013 में कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जो कि इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर बनाई गई थी, इसने अपना फाइनल जजमेंट दिया और बोला किशनगंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट एक रन ऑफ रिवर डैम है, और कहीं ना कहीं यहाँ पे जो किशनगंगा नीलम नदी से पावर जनरेशन के लिए पानी डाइवर्ट किया गया है, वो ओवरऑल इंडस वाटर ट्रीटी के हिसाब से सही बैठता है। हालांकि एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इस जजमेंट ने इंडिया को यह भी बोला कि इंडिया को मिनिमम फ्लो ऑफ वाटर को मेंटेन करना है किशनगंगा और नीलम नदी में कम से कम 9 क्यूबिक मीटर वाटर पर सेकेंड। अब जब सीओए का जजमेंट आ गया कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का, तो दोनों कंट्रीज के सामने जो 4 मेजर इश्यूज थे, उन 4 मेजर इश्यूज पे एक तो रेजोल्यूशन मिल गया, लेकिन उसके बाद 3 आउटस्टैंडिंग इश्यूज के ऊपर फिर से बातचीत करनी थी। तो इंडस वाटर कमिश्नर्स दिल्ली और इस्लामाबाद की तरफ से जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो लगातार मिले, कई बार यहाँ पे मीटिंग हुई और इस मीटिंग में कोई आउटकम नहीं निकला। तो पाकिस्तान यहाँ पे फिर से मुद्दा लेके वर्ल्ड बैंक में चला गया और फिर से उसने जाके बोला कि इंडिया इंडस वाटर ट्रीटी को वायलेट कर रहा है। इस्लामाबाद ने राटले प्रोजेक्ट के ऊपर भी यहाँ पे ऑब्जेक्शन उठा दी। 2016 में पाकिस्तान ने वर्ल्ड बैंक से बोला कि फिर से कमिटी ऑफ आर्बिट्रेटर अपॉइंट करो। इंडिया ने बोला इंडस वाटर ट्रीटी के नियमों के हिसाब से पहले एक न्यूट्रल एक्सपर्ट अपॉइंट होगा, उसके बाद कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन अपॉइंट होगा। ठीक है। अब जब तक ये पर्टिकुलर डिस्प्यूट पेंडिंग था, तब तक वर्ल्ड बैंक ने इंडिया से बोला कि पेंडिंग एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट, आप एक काम करो, आप किशनगंगा और रातले पावर प्रोजेक्ट्स पे जो भी काम चल रहा है उसको रोक दो। इंडिया ने बोला मजाक कर रहे हो क्या तुम लोग? ये पाकिस्तान आके कल की डेट में कुछ भी बकवास करेगा और बोलेगा कि हमें इस बात से प्रॉब्लम है, हमें इस बात से प्रॉब्लम है, तो क्या आपने इंडिया डेवलपमेंटल प्रायोरिटीज को इग्नोर कर देगा? तो इंडिया ने ना किशनगंगा पे काम रोका, ना ही रातले पे काम रोका।
तो किशन गंगा पे भी काम चालू है, रातले पे भी काम चालू है। 2018 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने किशन गंगा प्रोजेक्ट को इनॉग्रेट कर दिया। खास बात दोस्तों ये है, इंडिया ने बोला न्यूट्रल एक्सपर्ट बनाओ पाकिस्तान की आपके लो रिक्वेस्ट को देखने के लिए, फ्लॉज को देखने के लिए, शिकायतों को देखने के लिए। पाकिस्तान बोलता है कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन बनाओ। वर्ल्ड बैंक इतना परेशान हो गया दोनों से कि उसने न्यूट्रल एक्सपर्ट ही बना दिया और कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ही बना दिया। अब मोदी जी ने जब 2018 में किशन गंगा प्रोजेक्ट को इनॉग्रेट किया ना, उस इनॉग्रेशन से एक दिन पहले पाकिस्तान ने लाइन ऑफ कंट्रोल पे बहुत बवाल मचाया। 9 लोग मरे, पाकिस्तान और इंडियन दोनों साइड का। पाकिस्तान ने वर्ल्ड बैंक में कंसर्न्स उठाए। अक्टूबर 2022 में वर्ल्ड बैंक ने अपॉइंट कर दिया माइकल लीनो को एज न्यूट्रल एक्सपर्ट और प्रोफेसर सीन मर्फी को एज चेयरमैन ऑफ कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। तो न्यूट्रल एक्सपर्ट भी बना दिया वर्ल्ड बैंक ने माइकल लीनो इंडिया की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट के हिसाब से सीन मर्फी की चेयरमैनशिप के अंदर कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ही बना दिया वर्ल्ड बैंक ने। इंडिया बोल रहा फिर तुम मजाक कर रहे हो। अरे भाई, जब इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ है कि पहले एक न्यूट्रल एक्सपर्ट अपॉइंट होगा, न्यूट्रल एक्सपर्ट से काम नहीं हो पाता, तब एक कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन आएगा, तो तुम दोनों चीजें पैरेलली कैसे बना सकते हो? पाकिस्तान बोल रहा है उसको न्यूट्रल एक्सपर्ट से लेना देना नहीं है। अरे न्यूट्रल एक्सपर्ट की रिक्वायरमेंट तो इंडस वाटर ट्रीटी में लिखी हुई है ना, तो पहले आप न्यूट्रल एक्सपर्ट बनाइए। लेकिन न्यूट्रल एक्सपर्ट ही बना रहे हैं, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ही बना रहे हैं। तो इंडिया ने साफ साफ बोला कि कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का अथॉरिटी नहीं है यहां पे इशू में। 6 जुलाई 2023 को परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जिसको लीड कर रहे हैं प्रोफेसर सीन मर्फी, उन्होंने इंडिया के ऑब्जेक्शंस को यूनानिमसली रिजेक्ट कर दिया और बोला कि वो कॉम्पिटेंट हैं इंडिया पाकिस्तान के इश्यूज को देखने के लिए इंडस वाटर ट्रीटी के रिस्पेक्ट में जो पाकिस्तान ने पॉइंट आउट किया। इंडिया साफ साफ बोल रहा है इंडस वाटर ट्रीटी के हिसाब से पहले डिसीजन लिया जाएगा न्यूट्रल एक्सपर्ट की तरफ, उसके बाद बात पहुंचेगी कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन तक। आप न्यूट्रल एक्सपर्ट भी अपॉइंट करते हो, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन भी अपॉइंट करते हो, दोनों में पैरेलल प्रोसीडिंग्स चलाते हो, तो ये काम नहीं चल पाएगा। ये पैरेलल प्रोसीडिंग्स गलत है। पाकिस्तान न्यूट्रल एक्सपर्ट की जो इंडस वाटर ट्रीटी की रिक्वायरमेंट है उसको सबवर्ट करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन बनाना यहां पे गलत है। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन कॉम्पिटेंट नहीं है इश्यूज को देखने के लिए जब तक न्यूट्रल एक्सपर्ट अपना जजमेंट नहीं देता। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन नहीं बोल रहा है कि नहीं भाई हम कॉम्पिटेंट है, ठीक है ना। तो इंडिया यहां पे साफ साफ मना कर रहा है। इंडिया बोल रहा है कि भाई न्यूट्रल एक्सपर्ट की जो प्रोसीडिंग्स होगी उसमें तो हम पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन ये जो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन पाकिस्तान के जिद्दी पने के चलते आपने बना दिया है उसमें हम अभी के लिए पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, हम पैरेलल प्रोसीडिंग्स को यहां पे नहीं मानेंगे। तो न्यूट्रल एक्सपर्ट के प्रोसीडिंग्स में तो इंडिया पार्टिसिपेट कर रहा है। इसकी पहली मीटिंग हेग में हुई थी 27 और 28 फरवरी, उसकी अगली मीटिंग शेड्यूल्ड है सितंबर में। लेकिन कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की मीटिंग्स में इंडिया पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा। अब इंडिया अगर पार्टिसिपेट करेगा ही नहीं तो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये सब बातें यहां पे बोली गई हैं। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ये जो एनिमोसिटी है बहुत ज्यादा बढ़ रही है, और इसके बढ़ने की वजह ये भी है कि पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म लगातार इंडिया के अंदर बढ़ रहा है। तो बेसिकली इंडस वाटर ट्रीटी का सही तरीके से इंप्लीमेंटेशन तभी हो सकता है जब इंडिया पाकिस्तान एक दूसरे के साथ विलफुली इंगेज करें और चीजों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें, इंडस वाटर ट्रीटी के सारे आर्टिकल्स को प्रॉपर तरीके से ऑनर करें, और एक्चुअली में इंटेंशन हो पाकिस्तान का इसको ऑनर करने का। इंटेंशन देखो इसका है नहीं। दूसरी बात, इंडस वाटर ट्रीटी में कुछ फ्लॉज भी हैं। ये ट्रीटी 1960 में ब्रोकर की गई थी, 60 साल से ज्यादा बीत चुके हैं। अब ओवरऑल वाटर फ्लो में और लोकल जियोलॉजिकल कंसीडरेशन में बहुत सारे एडेड पॉइंट्स आ गए जो कि 1960 में एग्जिस्ट करते नहीं थे। तो इंडस वाटर ट्रीटी सारे एंगल्स को प्रोड्यूस करे ऐसा भी यहां पे नहीं है, तो इसलिए भी इंडस वाटर ट्रीटी कभी कभी इन पेचीदे मुद्दों को नहीं सॉर्ट आउट कर पाती। फिर अगला, द नीड फॉर एन इंडियन सिस्टम टू रेगुलेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या इंडिया के अंदर एक सिस्टम की जरूरत है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रेगुलेट करने के लिए? यहां पे बेसिकली वेस्टर्न कंट्रीज को ईस्टर्न कंट्रीज से कंपेयर किया जाता है। देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज हियर टू स्टे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास वो कैपेबिलिटी है कि फंडामेंटली चेंज कर सकता है वो तरीका जिससे हम काम करते हैं, जिससे हम अपनी दुनिया जीते हैं, जिससे मल्टीफेरियस ऑनलाइन सोर्सेज में एक्टिविटीज प्रोवाइड की जाती हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत पावरफुल सॉल्यूशंस दे सकता है, ऐसे काम कर सकता है जो ह्यूमंस नहीं कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ फार ग्रेटर फोर्स, चाहे गुड की बात हो चाहे इवल की बात हो, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रेगुलेट करने की भी जरूरत है। जो गवर्नमेंट्स है दुनिया भर में, दे आर ग्रैपलिंग विद द रेगुलेशन ऑफ एआई। टिल रिसेंटली अगर आप देखो तो एआई के रेगुलेशन में बहुत सारी कंट्रीज ने बहुत सारे स्टेप्स लिए, जैसे यूरोपियन यूनियन ने स्टेप लिया, ब्राजील ने स्टेप लिया, कनाडा ने स्टेप लिया, जापान ने स्टेप लिया, और अब चाइना भी स्टेप ले रहा। अब देखिए, यूरोपियन यूनियन, ब्राजील और यूनाइटेड किंगडम, इनको आप वेस्टर्न सिस्टम्स वाली कंट्रीज बोलोगे, और इन्होंने जो रेगुलेटरी मेजर्स अडॉप्ट किए हैं ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रेगुलेट करने के लिए, उनका अपना एक सेट पैटर्न है। और वहीं पे अगर आप जापान के रेगुलेशंस को देखोगे और उसके बाद
जो चाइना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर रेगुलेशंस बना रही है उनको देखोगे तो वेस्टर्न सिस्टम्स के रेगुलेशन से जापान और चाइना के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम के रेगुलेशंस काफी अलग है। जो वेस्टर्न कंट्रीज रेगुलेशंस अडॉप्ट करती हैं वो इंटरेस्टिंगली वेस्टर्न है कैरेक्टर में, मतलब वो यूरोसेंट्रिक व्यू ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस के हिसाब से बने हुए हैं। ईस्टर्न मॉडल पूरी तरीके से अलग है। वेस्टर्न मॉडल में फोकस किया जाता है रिस्क बेस्ड अप्रोच पे, ठीक है ना। तो वेस्टर्न मॉडल में पहले लॉ मेकर एक पिरामिड बनाएंगे रिस्क का, सारे रिस्क को आइडेंटिफाई करेंगे जो हर प्रकार के एआई बेस्ड एप्लीकेशन से आ सकते हैं। इस पिरामिड ऑफ रिस्क को 4 कैटेगरी में सेग्रीगेट किया गया: अनएक्सेप्टेबल रिस्क, हाई रिस्क, लिमिटेड रिस्क एंड लो रिस्क। तो यूरोपियन यूनियन के अंदर लॉ मेकर हर प्रोहिबिटेड क्लास ऑफ एक्टिविटी को जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर पाई जाती है उसको डेजिग्नेट करते हैं। तो जो सबसे ज्यादा प्रोहिबिटेड एक्टिविटी है वो अनएक्सेप्टेबल रिस्क में जाएगी। जिस पर्टिकुलर एक्टिविटी को हाईली रेगुलेट करना है वो हाई रिस्क के अंदर आएगी। फिर जिसमें सिंपल सेट ऑफ डिस्क्लोजर बेस्ड ऑब्लिगेशन करना है वो लो रिस्क में आएगी। तो बेसिकली जिस प्रकार का सिस्टम यूरोपियन यूनियन ने और यूएस ने अपनाया है, यूके ने अपनाया है, कुछ कुछ इस प्रकार का सिस्टम यहाँ पे ब्राजील भी अपना रहा है, कैटेगराइजेशन कर रहा है रिस्क का और रेगुलेशंस का, ताकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से एसोसिएटेड रिस्क को टैकल किया जा सके और इसके हिसाब से एआई एप्लीकेशंस का कंप्लायंस वगैरह इन सब चीजों को चेक किया जाएगा। कनाडा ने भी कुछ इस प्रकार के सिस्टम्स को यहाँ पे डिवाइस किया। तो किस प्रकार से एआई बेस्ड एप्लीकेशंस काम करेंगी, उनमें क्या क्या प्रॉब्लमेटिक चीजें आ सकती हैं, क्या क्या डिक्लेयर करना है, क्या क्या नहीं डिक्लेयर करना है, इसके ऊपर प्रॉपर गाइडलाइंस यहाँ पे इशू की गई है वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा, या फिर कह लीजिए उन कंट्रीज के द्वारा जो कि वेस्टर्न सिस्टम्स को फॉलो करती हैं। अब वहीं पे अगर आप आ जाओ जापान के पास, या फिर आप कह लो आ जाओ चाइना के पास, ईस्टर्न मॉडल्स यहां पे आ जाते हैं। जो जापानीज गवर्नमेंट है ना, उसने इंटीग्रेटेड इनोवेशन स्ट्रेटजी प्रमोशन काउंसिल बनाया। इसने एक सेट ऑफ रूल्स बनाए जिसको बोला जा रहा है सोशल प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन सेंट्रिक एआई। इनको पब्लिश किया गया था जापानीज गवर्नमेंट के द्वारा मार्च 2019 में, और ये मैनिफेस्ट करते हैं बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ एन एआई कैपेबल सोसाइटी। तो इसमें जो पहला पार्ट है वो 7 सोशल प्रिंसिपल्स की बात करता है जो हर स्टेट को रिस्पेक्ट करने चाहिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ डील करते हैं। कौन कौन सा? ह्यूमन सेंट्रिसिटी, एजुकेशन लिटरेसी, डाटा प्रोटेक्शन, फिर अगला इंश्योरिंग सेफ्टी, फेयर कंपटीशन, फेयरनेस, अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, और उसके साथ साथ इनोवेशन। तो ये तो हो गया भाई आपके वो 7 प्रिंसिपल्स जो कि भाई जापान ने यहां पे प्रमोट किए हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रेगुलेशन में। अब जापान का ये जो सिस्टम है ना वो वेस्टर्न सिस्टम से काफी अलग है। कैसे अलग है थोड़ी देर हम बताते हैं। जब चाइनीज रेगुलेशंस की बात आई तो अगर आप आर्टिकल 4 देखो चाइनीज के रेगुलेशंस का, तो क्या बोलता है? द प्रोविजन एंड यूज ऑफ जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्विसेज शैल अबाइड बाय लॉज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रेगुलेशंस, रिस्पेक्ट सोशल मोरालिटी एंड एथिक्स एंड अबाइड बाय फॉलोइंग प्रोविजंस। तो भाई यहां पे चाइना ने आइडेंटिफाई करके रखा है उन पर्टिकुलर वैल्यूज को जिनको फॉलो करना है चाइनीज नागरिकों के द्वारा और चाइनीज इंटरप्राइजेस के द्वारा इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजीज को ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट करते हुए। तो बेसिकली क्या एंड्स अचीव करने हैं थ्रू यूज ऑफ एआई बेस्ड एप्लीकेशन, इनको प्रॉपर तरीके से चाइनीज सरकार ने आइडेंटिफाई कर रखा है और इन एंड रिजल्ट्स को किसी भी हाल में मीट करना ही है। समझ के बात को? तो जापान और चाइना का जो तरीका है ना यहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रेगुलेट करने का, वो वेस्टर्न तरीके से बहुत अलग है। जापान और चाइना के तरीकों में स्पेसिफिक रूल्स और रेगुलेशन नहीं बनाए गए हैं, एंड्स और वैल्यूज के ऊपर फोकस किया गया है और ओवरऑल रूल्स इस प्रकार से हैं कि जो एंड्स रेगुलेशन है, एंड वैल्यूज को जिसको अपहोल्ड करने की बात की जा रही है वो फुलफिल होना चाहिए, उसमें कोई गड़बड़ नहीं आनी चाहिए। तो जो वेस्टर्न मॉडल है वो वेस्ट के लिए भाई परफेक्ट है। क्लियर सेट ऑफ रूल्स हैं, रूल अबाइडिंग सोसाइटी है, अनडाउटेडली वो रूल अबाइडिंग सोसाइटी इन रूल्स के साथ कंप्लाई करेगी और प्रोस्क्रिप्शन से पनिशमेंट जो भी रूल्स को वॉलेट करेंगे उसके लिए। ईस्टर्न मॉडल थोड़ा ज्यादा ओपन है, यहां पे लीगैलिटी ऑफ द रूल्स और मोरालिटी ऑफ द रूल्स के बीच में थोड़ा ओवरलैपिंग है। जो भी लीगल सिस्टम्स बनाए गए हैं यहां पे, इन लीगल सिस्टम्स को एंड रिजल्ट के आधार पर जस्टिफाई किया जाता है। ऑब्वियस सी बात है, मींस इंपॉर्टेंट है, ऐसा कुछ नहीं है कि आप कुछ भी अनएथिकल मींस में कर सकते हो। डिओन्टोलॉजिकल एथिक्स वाला कॉन्सेप्ट यहां पे भी अप्लाई होगा। तो बेसिकली वेस्ट और ईस्ट के बीच में यहां पे एक डिफरेंस देखने को मिल रहा है। वेस्टर्न सिस्टम्स एआई रेगुलेशन का अलग है, ईस्टर्न सिस्टम्स जापान चाइना का अलग निकल के आ रहा है। समझ गए? और इसके लिए 1930s में प्रोफेसर जो नॉर्थरॉप थे यूल लॉ स्कूल के, उन्होंने एक स्टडी भी की थी कि ईस्ट का जो लीगल सिस्टम है वो वेस्ट के लीगल सिस्टम से अलग है। तो जब ईस्टर्न और वेस्टर्न लीगल सिस्टम अलग है तो आज की डेट में जापान और चाइना जैसी ईस्टर्न कंट्रीज अलग तरीके से एआई को रेगुलेट कर रही है। अब इस बीच में इंडिया
आंख बंद करके अगर वेस्टर्न एआई रेगुलेशन के सिस्टम्स को फॉलो करता है तो ये इंडिया के लिए नाक कटने वाली बात हो जाएगी, क्योंकि ईस्टर्न लीगल सिस्टम्स इंडिया के अंदर से भी निकलते हैं, जिसको हिंदू लॉ ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस भी आप कभी कभी बोलते हो। तो हमारे जो एंशिएंट लीगल सिस्टम है वो प्रोफाउंडली सक्सेसफुल रहे हैं। इनको हमारे मॉरल कोड के साथ जोड़ के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रेगुलेशन के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। बट ये बहुत आसान है कि हमारे देश के पॉलिसी मेकर्स वेस्टर्न मॉडल ऑफ एआई रेगुलेशन को आंख बंद करके फॉलो करेंगे। जो भी वेस्टर्न मॉडल ऑफ एआई रेगुलेशन है, जिस प्रकार भी चीजों को भी रेगुलेट करना है, ओवरऑल उनका डाटाबेस में बनाना है, कौन से स्पेसिफिक लॉस को पनिश करना है, कौन से को नहीं पनिश करना है, ये सब बिल्कुल सेट फॉर्मेट में हम लोग बहुत हद तक वेस्टर्न कंट्री से कॉपी मारेंगे और उसको इंडिया की सिचुएशन के हिसाब से ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट कर देंगे, जबकि ये बेसिकली हमको नहीं करना है दोस्तों। समझ गए? हमारे रेगुलेटर्स को हमारे एंशिएंट लॉस के हिसाब से इंडिया को सूट करने वाले एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम के रेगुलेशन को लाना है। कॉपी कैट वेस्टर्न सिस्टम का बिल्कुल भी यहां पे सही नहीं है। ठीक है ना? जस्टिस वी राम सुब्रमण्यम साहब, जो कि रिसेंटली रिटायर हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से, उन्होंने कई अपने एक से ज्यादा जजमेंट में अलाइनमेंट किया है कि इंडिया के सिस्टम्स वेस्टर्न लीगल सिस्टम्स को कॉपी करते हैं। समझ गए? और इन वेस्टर्न लीगल सिस्टम्स को कॉपी करने के चलते हमारे जो इनोवेटिव एंशिएंट मॉडल सिस्टम्स है उनको हम कहीं ना कहीं इग्नोर कर देते हैं। तो हमारे जो एआई के सिस्टम्स है वो इंडिया के एंशिएंट लॉस के हिसाब से करंट कंटेक्स्ट के साथ सिंक्रोनाइज करते हुए बनाए जाने चाहिए। ठीक है भाई? उसमें डेफिनेटली हम वेस्टर्न कंट्रीज, कनाडा, यूएस, ईयू, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया के गुड प्रैक्टिसेस को ले सकते हैं, बट आंख बंद करके उनको कॉपी करें, ये किसी भी हिसाब से सही नहीं बैठता। ठीक है भाई? तो ये सब बातें ओवरऑल यहां पे बताई जा रही है। ठीक है? तो भैया ये पर्टिकुलर आर्टिकल यहां पे खत्म हो जाता है। अब अगले आर्टिकल पे आ जाते हैं। थोड़ा सा लंबा हो रहा है टॉपिक, मुझे पता है दोस्तों, मेरे लिए भी काफी लंबा हो जाता है। एडिटोरियल एक दिन का ही पढ़ा पाना अपने आप में मुश्किल होता है। यहाँ तो मैं 3 दिन के एडिटोरियल्स एक साथ डिस्कस कर रहा हूँ और उसके साथ साथ जो 1 सितंबर का करंट अफेयर्स है वो भी डिस्कस कर रहा हूँ। तो लेक्चर थोड़ा लंबा हो रहा है पढ़ाने में, क्योंकि देखिए लंबे लेक्चर्स रिकॉर्ड करने में प्रॉब्लम होती है दोस्तों। मैं तो कई सालों से लेक्चर्स रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बट एक्चुअली में लेक्चर्स को रिकॉर्ड करना, आप समझ लीजिए आज का ये लेक्चर बनाने में मेरे 6 घंटे गए हैं। कम से कम 5 से 6 घंटे, मान लीजिए अगर पूरे 6 घंटे नहीं तो 6 घंटे से थोड़ा कम ही लगा होगा। सारी इंफॉर्मेशन को कंपाइल करना, उसके बाद उससे रिलेटेड पीडीएफ को मतलब आपके लोग आर्टिकल्स को एक्सट्रैक्ट करके एक पीडीएफ में लेके आना, उसके बाद उनको समझना, उसके बाद समझ के आपको एक्सप्लेन करना, उसके बाद उसको अपलोड करना। समझ गए? तो लंबा प्रोसेस होता है दोस्तों ये। इसलिए कई बार बच्चे बोलते हैं कि सर बिल्कुल सेट पीडीएफ फॉर्मेट में बना लो। अब देखिए बड़ी बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जो बड़े बड़े दामों पे चीजें बेच रही हैं, मैं क्या है बहुत ही सस्टेनेबल मॉडल में काम कर रहा हूँ। मेंटरशिप कोर्स भी मुझे इसलिए खोलना पड़ा है ताकि ओवरऑल मैं इस फील्ड में सस्टेन कर पाऊं। ठीक है? अनसस्टेनेबल तरीके से काम नहीं करना है। अगर कल की डेट में 1-1.5 साल बाद मैं इससे सस्टेन नहीं कर पाता हूं तो मैं ये फील्ड छोड़ दूंगा जबरदस्ती में इस फील्ड, क्योंकि देखिए इन वीडियोस को बनाने के चलते मैं रियल टाइम में कुछ अपॉर्चुनिटीज छोड़ रहा हूं। एटलीस्ट इस फील्ड में सस्टेनेबल होना जरूरी है। इसी कंटेक्स्ट में अगर आप देखो तो मुझे मेंटरशिप कोर्स जैसी चीजों को चलाना पड़ता है। इन द मीन टाइम आप चाहो तो मेंटरशिप कोर्स भी ट्राई कर लो। तो ये एक कोशिश है एक बैलेंस स्थापित करने की। पिछले कई साल में मैं लेक्चर्स को बना रहा हूँ। अब पूरी जिंदगी मैं ओवरऑल अपना पेट काट के पढ़ाने वाले उसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकता। मुझे कहीं ना कहीं सस्टेनेबिलिटी ढूंढनी पड़ेगी, इसलिए मेंटरशिप कोर्स जैसी चीजें शुरू हुई हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर फ्री में पढ़ाओ, फ्री में पढ़ाओ। आप जब काम करने आओगे और कहीं नौकरी करोगे, देखते हैं वहां पे आप कितनी फ्री में नौकरी करते हो। मैं बस एक बात बता रहा हूँ, एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको। चलिए भाई, कंट्रोलिंग वुमेन्स सेक्सुअल ऑटोनॉमी, यहाँ पे नीतिका विश्वनाथ जी डायरेक्टर हैं प्रोजेक्ट 39A नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली की। वो कहीं ना कहीं जो सेक्सुअल ऑटोनॉमी को लेके, खासकर ये जो भारतीय न्याय संहिता में क्लॉज 69 लाया गया ना, जिस पर्टिकुलर क्लॉज 69 में ये बोला जा रहा है कि भाई अगर किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल ने झांसा देके एक लेडी के साथ सेक्सुअल रिलेशन स्थापित किया, या उससे ये बोला कि मैं तुमसे शादी करूंगा और आज उसके साथ सेक्सुअल रिलेशन स्थापित किया और कल की डेट में उससे शादी नहीं की, तो उसको 10 साल तक की जेल की सजा है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं रेप जितनी सजा हो रही है। अब सबसे खास बात यहाँ पे ये है कि ये प्रपोज्ड क्लॉज का मतलब क्या है, क्रिमिनल लॉ का क्या रोल है सेक्सुअल रिलेशनशिप्स में, खासकर वो जो कि फॉल्स प्रॉमिस टू मैरिज की बात करते हैं, और यहां पे क्या सेक्सुअल ऑटोनॉमी ऑफ द वुमेन वायलेट हो रही है, यहां समझने की कोशिश करते हैं। देखिए क्लॉज 69 स्टीप्ड है मिसोजिनिस्टिक नोशंस में वुमेन की सेक्सुअलिटी को लेकर। कई बार क्या होता है कि वुमेन के साथ जब सेक्स कर लिया जाता है तो वुमेन को परपेचुअल विक्टिम्स की तरह देखा जाता है कि हाँ भाई उल्लू बना के उनको ड्यूप करके उनके साथ सेक्स किया गया। तो बेसिकली उनकी सेक्सुअल ऑटोनॉमी यहां पे वायलेट हो रही है। अगर कोई एक इंसान, एक आदमी
एक फीमेल के साथ सेक्स करता है तो यहाँ पे उस आदमी को बड़ा ही कोई तीर मार लिया ऐसा समझा जाता है, और वो लेडी डिसएडवांटेज में चली गई ऐसा समझा जाता है। कभी ये नहीं सोचा जाता कि हाँ भाई वो लेडी भी फायदा उठा सकती है कुछ इस टाइप का, या उस लेडी को भी अच्छा लगा, जो भी आप पॉइंट बोल लो। वेस्टर्न कंट्रीज में ये नोशन नहीं है, लेकिन इंडिया के अंदर ये नोशन एग्जिस्ट करता है। तो इस केस में यहाँ पे सेक्शन 69 भारतीय न्याय संहिता में डाल के क्रिमिनल लॉ को अमेंड करके वुमेन को रेस्क्यू करने की एक कोशिश यहाँ पे की जा रही है, और सोसाइटी में वुमेन अपनी अच्छी पोजीशन को असर्ट कर सके ओवरऑल उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के अगेंस्ट एक्शन लेके जिसने फॉल्स प्रॉमिस किया मैरिज का, और बाद में एक्चुअली में उसका मैरिज करने का ऑब्जेक्टिव नहीं था। तो सेक्स बेस्ड ऑन अ प्रॉमिस टू मैरी को यहाँ पे क्रिमिनलाइज किया जा रहा है, ठीक है ना। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि आज की डेट में क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस में ऐसा होता नहीं है। सेक्शन 375 ऑफ द इंडियन पिनल कोड के अंदर बहुत सारे केसेस में इसको रेप की कैटेगरी में रखा गया। कई बार क्या होता है कि लेडीज ओवरऑल केस फाइल कर देती हैं एक मैन के अगेंस्ट कि इसने मेरे साथ झूठा शादी का वादा देके मेरे साथ सेक्सुअल रिलेशन स्थापित किया, मुझे बहुत परेशान किया, तो बेसिकली मेरी कंसेंट ले ली इस बेसिस पे कि मेरे साथ शादी करेगा, बाद में मेरे से शादी की नहीं। तो इस बात को लेके बहुत सारे ट्रायल चलते हैं, और उस पर्टिकुलर ट्रायल के अंदर उसको रेप डिफाइन किया जाएगा या नहीं डिफाइन किया जाएगा, बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है। सेक्शन 375 ऑफ द इंडियन पिनल कोड में जो 2013 में अमेंडमेंट्स किए गए, उसके बेसिस पे कंसेंट लेना और किस बेसिस पे कंसेंट लेना, इसकी कुछ डेफिनेशंस लेके रखी गई हैं। लेकिन आज की डेट में आपके लोग केसेस में सेक्शन 90 ऑफ द आईपीसी को देखा जाता है। सेक्शन 90 ऑफ द आईपीसी में अगर फियर और मींस कंसेप्शन के आधार पर किसी के साथ सेक्सुअल रिलेशन में आप स्थापित करते हो, तो कहीं ना कहीं आप उसके साथ रेप वाला काम कर रहे हो। तो आईपीसी के सेक्शन 90 के हिसाब से कंसेंट एक वुमेन के साथ सेक्स करने के लिए इसको देखा जाता है, ठीक है। कई बार क्या होता है कि अभी के समय पे चूंकि भारतीय न्याय संहिता आया नहीं है, एक वुमेन को आपने कोक्स किया इनटू सेक्स विदाउट एन इंटेंशन टू मैरिंग हर, तो सेक्शन 90 ऑफ द आईपीसी की डेफिनेशन के हिसाब से या तो आपने वुमेन को डरा के किया या मिसकंसेप्शन के आधार पे किया, उससे मैरिज का प्रॉमिस करके कुछ नहीं किया। तो बेसिकली ये जो सेक्शन 69 यहां पे जोड़ा जा रहा है, ये बेसिकली उस स्पेसिफिक फैक्टर को देख रहा है जहां पे ओवरऑल वुमेन की कंसेंट इस बेसिस पे ली गई कि हाँ भाई उससे शादी करेंगे, और बाद में शादी करने से इंसान पलट गया। अब उस पलटने को अभी के समय पे बहुत सारी चीजों के बेसिस पे जस्टिफाई किया जा सकता है। अभी के समय पे अगर सेक्शन 375 इंडियन पिनल कोड के अंदर कोई लेडी यहां पे जज साहब के सामने कोर्ट में केस दायर करती है कि हाँ भाई इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल ने मुझसे शादी का प्रॉमिस किया, बाद में मुझसे शादी नहीं की, लेकिन फिर उसमें बहुत सारे केसेस में इंसान बच भी सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल वो पर्टिकुलर लेडी का किसी और आदमी के साथ अफेयर चलने लगे, समझ गए, या फिर लड़के के पेरेंट्स तैयार नहीं है शादी के लिए लेकिन लड़का है शादी के लिए तैयार करने के लिए, कोई दूसरे कास्ट में शादी हो रही तो लेडी को पहले पता होना चाहिए था कि दूसरे कास्ट का लड़का है तो इससे शादी वैसे भी नहीं हो पाएगी, तो उसके साथ सेक्सुअल रिलेशंस में एंगेज मत करो। तो ये जो सारे पॉइंट्स का जो हवाला देख के सेक्शन 90 और 375 के अंदर बच जाते हैं लड़के, वो अब सेक्शन 69 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता के अंदर नहीं बच पाए। फिर यहां पे ओवरऑल ऑथर लखनऊ में जो लीगल काम कर रहा था अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बोल रहा है कि कई बार पेरेंट गार्जियंस गलत प्रकार से आदमियों के ऊपर केस फाइल करते हैं। कई बार क्या होता है कि लड़की की उम्र 18 साल से कम नहीं होती है, 18 साल से ज्यादा होती है, और वो किसी मैन के साथ कंसेंट के साथ सेक्स में एंगेज की हुई होती है, और वहां पे माँ बाप गलत बेसिस पे कंप्लेन फाइल कर देते हैं कि हाँ भाई हमारी लड़की की उम्र 18 से कम है, इस लड़का हमारी लड़की को भगा ले गया। बाद में प्रोसीडिंग के समय पता चलता है कि भाई लड़की की उम्र तो 18 साल से ज्यादा की है, लेकिन जब तक ट्रायल चल रहा होता तब तक लड़का जेल के अंदर बंद रहता है। अभी के प्रेजेंट कानूनों में भी बहुत सारे माँ बाप और लड़कियां गलत तरीके से कानूनों को उस पर्टिकुलर लड़के के अगेंस्ट इस्तेमाल करती हैं। ये गलत तरीके से इस्तेमाल करने वाला जो क्लॉज है ना, वो सेक्शन 69 के अंदर और ज्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि यहां पे कंसेंशुअल सेक्स करते वक्त एक पर्टिकुलर लड़की से उस आदमी ने प्रॉमिस किया भी था कि नहीं किया था कि हाँ भाई शादी करूंगा नहीं करूंगा, इसको आप कैसे वेरीफाई करोगे? बाद में वो लड़की जाके बोल देगी कि हाँ भाई इसने तो मुझसे शादी करने को प्रॉमिस किया था, अब नहीं कर रहा, तो लड़का यहां प्रूव करता रह जाएगा कई महीनों तक, तो वो इसी बेसिस पे जेल में बंद रहेगा। समझ गए? तो बहुत हद तक चीजें जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस पे डिपेंड करेंगी। इनफैक्ट अगर आप सुप्रीम कोर्ट में देखें तो जो मैंने अभी आपको एग्जांपल्स बताए ना, एक मैन को रेप के लिए इसलिए कन्विक्ट नहीं किया क्योंकि उसने अपने शादी करने के प्रॉमिस को इसलिए तोड़ा क्योंकि उसके पेरेंट्स बिल्कुल इमादा हो गए थे कि हम शादी नहीं करने देंगे, लड़का तैयार था शादी करने के लिए। ये दिलीप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2004 का केस है, समझ गए? तो बेसिकली आदमी शादी के लिए तैयार है बट पेरेंट्स कंसेंट नहीं दे रहे हैं, और जब आपने सेक्सुअल रिलेशंस किए थे तो पेरेंट्स से तो पूछ के किए नहीं थे, तो लड़के को रिस्पॉन्सिबल ठहराया जा सकता है बट पेरेंट्स को नहीं ठहराया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हाँ भाई अब तो सेक्स हो गया है लेकिन पेरेंट्स नहीं मान सकते, इसलिए शादी नहीं होगी। समझ गए बात को? फिर अगर इंटरकास्ट रिश्ता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखो तो उदय वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, तो यहां पे क्या लिखा होता है? इफ अ वुमन हैज सेक्स विद अ मैन फ्रॉम अनदर कास्ट बेस्ड ऑन अ प्रॉमिस टू मैरी, शी इज अवेयर दैट मैरिज वाज नेवर पॉसिबल,
दिस मीन्स दैट देयर वाज कंसेंट टू सेक्स इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्रॉमिस ऑफ मैरिज। तो उदय वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2003 में सुप्रीम कोर्ट क्या बोलती है कि भाई समझिए, एक पर्टिकुलर लेडी और आदमी दो अलग अलग कास्ट के, अब ये 2003 का जजमेंट है तो हमें उस समय का कंटेक्स्ट भी देखना पड़ेगा। आज 2023 और 2003 में बहुत फर्क है। सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि जब आदमी औरत को पता है कि दोनों अलग कास्ट के हैं तो उनकी शादी नहीं हो सकती। उसके बावजूद भी एक दूसरे को प्रॉमिस कर सकते हो कि हाँ भाई लवी डबी हम शादी करेंगे, और बाद में बोल लो शादी नहीं हो रही तो तुमने केस इनिशिएट कर दिया, तो पहले ही पता था कास्ट अलग है, शादी नहीं हो पाई, तो आप रेप के अंदर चार्ज नहीं कर सकते लड़के को। तो ये सब तरीके की चीजें हट जाएंगी सेक्शन 69 भारतीय न्याय संहिता आने के बाद। लेकिन एक्चुअली में जो वुमेन की सेक्सुअल ऑटोनॉमी है कि वुमेन हाँ भाई किसके साथ सेक्स करना चाहती है, किसके साथ सेक्स नहीं करना चाहती है, ये जरूर यहां पे चली जाएगी। तो एक बहुत ही फ्यूचरिस्टिक और प्रोग्रेसिव वे से यहां पे ऑथर ओवरऑल सेक्शन 69 को कॉम्प्रोमाइज करते हुए नजर आ रही है। क्योंकि भाई देखिए, promise to marry cases also carry the danger of diluting the gravity of sexual violence and strengthening rape myths. While most trials in Lucknow during my fieldwork for elopement cases, a considerable number were an outcome of broken promise of marriage. It was evident the defense lawyer and police routinely cited promise to marry cases, prime examples of women infusing the rape law. तो जब सिर्फ रेप लॉ एग्जिस्ट करता था सेक्शन 375 के अंदर, तब वुमेन ओवरऑल मिसयूज करती थी कि हाँ भाई मेरे से शादी का वादा किया और पलट गया। तो अब की डेट में तो उसको स्पेसिफिकली चार्जेबल बनाया जा रहा है। तो बहुत गलत तरीके से यहाँ पे लेडीज लड़कियां इस पर्टिकुलर लॉ को इस्तेमाल कर सकती हैं, उनके पेरेंट्स इस लॉ को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक्चुअली में अगर वुमेन की सेक्सुअल ऑटोनॉमी को प्रमोट करना है तो क्लॉज 69 उसको कमजोर करता नजर आ रहा है। ये बात यहाँ पे बोली जा रही है। ठीक है भाई, चलिए अगला आ जाते हैं। अब भाई हम लोग आ गए हैं अपने 1 सितंबर के एडिटोरियल पे। चाइना मस्ट शो इट्स नेबर्स द सेंसिटिविटी दैट इट डिमांड्स ऑफ देम। भैया अगर आप देखो तो पिछले कई महीनों में पहला कन्वर्सेशन देखने को मिला है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के बीच में। इंडिया और चाइना के बीच में बॉर्न होमी कहीं है नहीं, इनके रिलेशंस बहुत हद तक यहाँ पे बिगड़े हुए हैं। और इस हफ्ते रिलेशंस में एक और स्टॉर्म देखने को मिला है। चाइना ने एक नया स्टैंडर्ड मैप यहाँ पे पब्लिश किया है, और इस मैच के अगेंस्ट ओवरऑल इंडिया ने बहुत सारा ऑब्जेक्शन भी दिखाया। आज की न्यूज में हम डिस्कस करेंगे कि बहुत सारी और कंट्रीज जैसे कि इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, ये भी यहाँ पे ऑब्जेक्शन दिखा रही है। अब जी जिनपिंग G20 में जब मिले, सॉरी जी जिनपिंग जब ब्रिक्स में मिले इंडियन प्राइम मिनिस्टर पीएम मोदी के साथ, तो बाद में क्या बातचीत हुई क्या नहीं बातचीत हुई, इस बात को लेकर काफी कंफ्यूजन था। G20 के समिट में जी जिनपिंग को चाइना को न्योता जरूर गया, बट अब तक चाइना ने इस न्योते को एक्सेप्टेंस नहीं दिया है, कंफर्मेशन नहीं है कि जी जिनपिंग इस न्योते को अटेंड करने आएंगे कि नहीं आएंगे। तो कुल मिला के जो इंडिया और चाइना के रिश्ते हैं काफी बढ़िया चल नहीं रहे। स्टैंडर्ड मैप जो 2023 का इशू किया गया उसमें पूरे अरुणाचल प्रदेश को चाइना का हिस्सा दिखाया जा रहा है, अक्साई चीन को चाइना का हिस्सा दिखाया जा रहा है, साउथ चाइना सी को चाइना की टेरिटरी दिखाया जा रहा है। तो इसके चलते प्रोटेस्ट हुआ है, न केवल इंडिया में, मलेशिया, फिलीपींस और इंडोनेशिया में भी। वैसे तो चाइना बोल रहा है कि तो रूटीन पब्लिकेशन है, इस पे इतना नाराज होना नहीं चाहिए, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट लॉन्च किया। ठीक है ना, कोई नया टेरिटोरियल क्लेम नहीं है, क्योंकि वही इलाके चाइना अपने मिला रहा है जो पहले मिलाता हुआ आया है। लेकिन फिर भी समय समय पे इस प्रकार के मैप्स को इशू करना दूसरे कंट्रीज को पोक करने के बराबर होता है। तो क्यों पोक करना है, आपको पोक नहीं करना चाहता। तो बेसिकली चाइना के नेबर ने चाइना को क्लियर रिस्पॉन्स दिया है, लेकिन चाइना वाले भी अपनी हरकतों से बाज करने वाले हैं नहीं। 2019 में जब इंडिया ने इंटरनल रीऑर्गेनाइजेशन किया था जम्मू एंड कश्मीर का, उस समय पे अक्साई चीन को अपनी टेरिटरी दिखाया था, लद्दाख की टेरिटरी दिखाया था। इस बात को लेकर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में काफी बवाल मचाया चाइना ने, और बाद में जो इनक्रोचमेंट किया लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, ये भी ओवरऑल इस मैप के रिस्पॉन्स में किया, ऐसा बहुत सारे एक्सपर्ट्स का बोलना है। चाइना इंक्रीजिंगली अग्रेसिव हो चुका है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे। ऑन गोइंग क्राइसिस के चलते जो रिलेशन है वो लोएस्ट लेवल पे आ चुके हैं। अक्साई चीन के ऊपर पूरी तरीके से क्लेम दिखा रहा है चाइना, इंडिया बोल रहा है कि भाई हमारा है। समिट मीटिंग्स में दोनों प्लेटफॉर्म एक दूसरे के साथ बातचीत करने की कोशिश करते हैं, बट बातचीत का कोई प्रॉपर आउटकम देखिए यहाँ पे निकल के आता नहीं है। तो सॉल्यूशन, रिलेशंस को रिपेयर करने में समय लगेगा, फाउंडेशन ऑफ म्यूचुअल सेंसिटिविटी लेके आना पड़ेगा, बट चाइना अपने तरफ से कोई भी सेंसिटिविटी लेके आना चाहता नहीं है। तो आगे आने वाले समय में ये फ्रॉड रिलेशंस और फ्रॉड हो सकते हैं, गड़बड़ा सकते हैं, कुछ इस प्रकार के इंडिकेशन है। फिर भाई एशिया कप। एशिया कप एक ऐसा टूर्नामेंट है जो कि एशियन सॉलिडारिटी को लाने के लिए लॉन्च किया गया था। अब इस पर्टिकुलर टूर्नामेंट में कहीं ना कहीं लफड़ा देखने को मिलता है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जब से ये एशिया कप शुरू हुआ है तब से प्रॉब्लमेटिक चीजें इसमें देखने को मिली है। 1984 में जब एशिया कप शुरू हुआ था तब इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका 3 इसमें पार्टिसिपेंट्स थे, और तब से लेके अब तक एशिया कप किसी ना किसी कंट्रोवर्सी में रहा है।
प्राइमरली ड्यू टू इंडिया पाकिस्तान नैरेटिव। इन दोनों कंट्रीज के बीच में ग्रजेस के चलते हैं। पहले इन ग्रजेस के बावजूद ये मैचेस दोनों कंट्री के बीच में होते रहते थे। तो कॉन्टिनेंटल स्केर्मिश के सिक डीप रूट डिस्टेंस को लास्ट करना, नई टीम्स आ गई इसमें जैसे कि बांग्लादेश, अफगानिस्तान, हांगकांग, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स आ चुकी है। 16वां जो एडिशन है एशिया कप का वो मुल्तान पाकिस्तान में शुरू हुआ। नेपाल भी यहाँ पे खेल रहा है। लेकिन इस लेटेस्ट एडिशंस में भी कुछ हार्ड बर्न्स हैं। इंडियन टीम ने मना कर दिया कि हम पाकिस्तान में जाके नहीं खेलेंगे। समझ गया? तो पहले तो ओवरऑल पूरी तरीके से एक कप पाकिस्तान में ऑर्गेनाइज हो रहा था। इंडियन टीम ने बोल दिया हम पाकिस्तान में खेलेंगे, तो बीच का ओवरऑल कुछ एक रास्ता निकाला गया। श्रीलंका को एज अ को होस्ट रखा गया है, तो इंडिया के जो भी मैचेस होंगे, ठीक है ना, पाकिस्तान के साथ वो श्रीलंका के अंदर होंगे। ठीक है। 2008 का एशिया कप पूरी तरीके से कराची में हुआ था। तो उसके बाद से बहुत सा पानी बह चुका है, लेकिन जो फेस्टरिंग वाउंड्स है इंडिया पाकिस्तान के बीच में, ये अभी भी पूरी तरीके से जिंदा है। और ओवरऑल इनके बीच में किसी भी प्रकार की कोई माउंटवली कोई शांति होती नजर नहीं आ रही। ठीक है ना। पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो मैचेस हैं वो गेस्ट अपीयरेंसेस में बदल गए। केवल एशिया कप जॉर्ज या आईसीसी इवेंट्स में ही दोनों कंट्रीज एक दूसरे के साथ खेलती हैं। ठीक है। एशिया कप में प्रेपरेटरी स्टेज में कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ खेलती नजर आएंगी। वर्ल्ड कप इंडिया में चालू होने वाला है। तो बेसिकली इंडियन स्क्वाड, अब देखिए यहाँ पे ये भी क्रिकेट से रिलेटेड न्यूज है, तो इंडिया के अंदर कौन यहाँ पे इंजर्ड है, कौन यहाँ पे खेल सकता है। इस बार का एशियन कप T20 फॉर्मेट में नहीं, ओडीआई फॉर्मेट में हो रहा है। बांग्लादेश ने अब तक कोई एशिया कप का टाइटल नहीं जीता, तो अगर वो ये जीत जाते हैं तो बहुत बढ़िया होता है। तो ये सब बातें ओवरऑल यहाँ पे बताई जा रही है। ठीक है भाई, आगे आ जाते हैं। दलित टारगेटेड वायलेंस अ डिमिंग ऑफ तमिलनाडुज हेलो। देखिए, तमिलनाडु के अंदर दलित लोगों के ऊपर कुछ यहाँ पे अटैक हुए हैं। सबसे खास बात दोस्तों ये कि ये जो अटैक हुए ना, वो ब्राह्मण्स द्वारा नहीं किए गए। ओवरऑल दलित के अगेंस्ट जब भी वायलेंस की बात आती है दोस्तों, तो हायर कास्ट द्वारा आती है, ब्राह्मण्स क्षत्रिय द्वारा आती है। बट तमिलनाडु में जो अटैक हो रहे हैं दलित के ऊपर, वो ओबीसी कम्युनिटी के द्वारा हो रहा है। ब्राह्मण बेस्ड जो कास्ट ऑर्थोडॉक्सी है उसको तो तमिलनाडु में बहुत प्रॉपर तरीके से तोड़ा गया है। लेकिन अब ओबीसी वर्सेस जो कास्ट ऑर्थोडॉक्सी चल रही तमिलनाडु के अंदर, वो एक बड़ी प्रॉब्लम बन के उभर के आई। और पॉलिटिकल पार्टीज इस प्रकार के ऑर्थोडॉक्सी को पूरी तरीके से सॉर्ट आउट नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि दलित वोटर बेस भी उनके लिए इंपॉर्टेंट है और ओबीसी वोटर बेस भी उनके लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली तमिलनाडु में एक इंसिडेंट देखने को मिला है, जहां पे एक दलित स्कूल स्टूडेंट चिन्नादुरई, इसको 3 स्टूडेंट्स द्वारा अटैक किया गया मैशेट से। इसकी सिस्टर इस अटैक के समय पे वहां पे प्रेसिडेंट थी, उसने इंटरवीन करने की कोशिश की, लेकिन उसकी सिस्टर पे भी अटैक हुआ। तो दलित के खिलाफ वायलेंस हो रहा है इंडिया के अंदर, पूरे इंडिया में। और ये जो इंसिडेंट हुआ तमिलनाडु में 9 अगस्त को नंगुनेरी तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट में, इसने पूरे स्टेट को हिला के रख दिया। क्योंकि जो अटैक करने वाले बच्चे थे ना, वो स्कूल के स्टूडेंट्स थे, जो कि उस पर्टिकुलर इलाके की न्यूमेरिकली डोमिनेंट कम्युनिटी को बिलोंग करते थे। समझ गए बात? उसके बाद इस प्रकार के इंसिडेंट्स दलित स्टूडेंट्स के ऊपर पहले भी देखने को मिले, जैसे कि मुरुगंदनम एंड प्रदीप, जो कि चेरन महादेवी के थे, 4 अगस्त को अटैक हुआ। हरिप्रसाद ऑफ काजू गुमलाई 14 अगस्त को इनके ऊपर अटैक हुआ। बस नियर कारूर 28 अगस्त को अटैक। तो ये जो परपेट्रेटर्स थे या तो स्टूडेंट्स थे जो कि जिनकी एज 16 से 25 के बीच में। अब ये कॉमन नॉलेज है दोस्तों की रूरल तमिलनाडु के अंदर ओवरऑल जो कास्ट के बच्चे हैं या फिर जो कास्ट के लोग हैं, वो कहीं ना कहीं अपने हाथ में एक रिस्ट बैंड पहुंचते हैं। उस रिस्ट बैंड का अपने कलर होता है, बेसिकली डिनोट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि वो किस पर्टिकुलर कास्ट को या ग्रुप को बिलोंग करते हैं। समझ गए? तो बेसिकली तमिलनाडु के अंदर हिस्ट्री है कास्ट वायलेंस की। इंडिपेंडेंस के बाद और उससे पहले दलित के ऊपर हायर कास्ट की तरफ से अटैक होता था, अब ओबीसी की तरफ से अटैक हो रहा है। तो कंपैरेटिवली देखा जाए तो ओबीसी दलित के लिए हायर कास्ट ही यहां पे बोला जा रहा है, इसलिए अटैक यहां पे दिखाए जा रहे हैं। कास्ट प्राइड तमिलनाडु के अंदर बहुत हद तक फेस्टर कर रही है। जो पावरफुल अदर बैकवर्ड क्लासेस कम्युनिटी है, उनके बेस जो सोशल और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, वो कास्ट पॉलिटिक्स बहुत हद तक करते हैं। और जो नॉन दलित इंटेलेक्चुअल्स है, वो ज्यादा इंटरवीन कर नहीं पाते। इनफैक्ट आज की डेट में जो पॉलिटिकल पार्टीज है ना तमिल की, वो भी ज्यादा इंटरवीन नहीं कर पा रही। रीजन मीन कि वो इन ओबीसी ग्रुप्स के पॉलिटिकल सपोर्ट के ऊपर बहुत हद तक डिपेंड करती है। आज की डेट में जो प्राइमरी रोल है कास्ट ऑर्गेनाइजेशन का, इनको बहुत हद तक यंगस्टर्स द्वारा पैट्रोनाइज किया जाता है, एक्सैगरेट करते हैं ये कास्ट स्पेसिफिक सिंबल्स को। ये ऑर्गेनाइजेशंस टिपिकली पोर्ट्रे करते हैं दलित्स को और उनके डेवलपमेंट को एज अ थ्रेट टू द इंटरेस्ट ऑफ देयर कम्युनिटीज। गुरु पूजा ऑर्गेनाइज की जाती है हर कास्ट के अंदर, उनका खुद का एक सोशल आइकन है जिसके चारों तरफ वो रैली करते हैं। कई बार यंगस्टर्स इन वायलेंट इंसिडेंट्स में इन्वॉल्व नजर आते हैं। पिछले 3 डेकेड्स में जो गवर्नमेंट है और वो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जिस प्रकार की भी जो कास्ट पूजा, गुरु पूजा इन सोशल ग्रुप्स द्वारा ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, उनमें पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स और रिप्रेजेंटेटिव्स पूरी तरीके से इन्वॉल्व नजर आए हैं। और उसके बहुत ऑब्वियस चांस है, ऑब्वियस रीजन से डीएमके, एआईडीएमके और जितनी भी रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं तमिलनाडु की,
वो कहीं ना कहीं इलेक्शंस के अंदर इन डोमिनेंट ओबीसी ग्रुप्स का सपोर्ट चाहती हैं, क्योंकि इन ओबीसी ग्रुप्स की पॉपुलेशन अच्छे खासे क्वांटम में है। तो जब तक इनके वोट नहीं मिलेंगे तब तक आगे आने वाले समय में वहां पे वोट जीतना, इलेक्शन जीतना मुश्किल हो जाएगा। समझ के बात को। तो जो आर्सन है और वायलेंस है अगेंस्ट दलित इन धर्मपुरी 2012 में देखने को मिला, ठीक है ना, एक इंटरकास्ट कपल को सेपरेट करने के लिए बहुत सारे कास्ट ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे इंटरकास्ट मैरिज को अपोज करने लगे। फिर पत्ताली मक्खल काची, ये वानियार कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करती तमिलनाडु के वेस्टर्न और नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स ने, इन्होंने रैली किया नॉन दलित ऑर्गेनाइजेशंस को दलित कम्युनिटी के अगेंस्ट 2014 में, ठीक है ना भाई। 2015 में धीरन चिन्नमलाई पेरावई लीडर युवराज और उनके अकॉम्प्लिसेस ने एक दलित स्टूडेंट गोकुल राज को मार दिया, जो कि कास्ट हिंदू के साथ बातचीत कर रहा था, कास्ट हिंदू गर्ल के साथ बातचीत कर रहा था। 2016 में एक दलित युद्ध शंकर को मार दिया गया उदुमलाई पेट्टई में एक ओबीसी गर्ल के साथ शादी करने के लिए। फॉर्मर तमिलनाडु के डिप्टी चीफ मिनिस्टर ओ पनीरसेल्वम साहब इन इंस्टेंसेस को डिनाई भी करते हैं कि भाई कास्ट बेस्ड ऑनर किलिंग्स नहीं हो रही हैं, जबकि ओवरऑल एक्चुअली में कास्ट बेस्ड ऑनर किलिंग्स हो रही हैं तमिलनाडु के अंदर। तो बेसिकली आप समझ सकते हो दोस्तों कि जो ओबीसी वर्सेस, अच्छा यहां पे अब तक बताया नहीं, यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है, हेगमोनी ऑफ ब्राह्मण्स को और एंटी ब्राह्मणिज्म को बहुत ज्यादा प्रमोट किया गया तमिलनाडु के अंदर। पहले क्या था कि ये जो कास्ट सिस्टम था वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के चारों तरफ सर्कुलेट करता था। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में तमिलनाडु में जो ब्राह्मणिज्म वाला जो कास्ट फैक्टर था, इसको तो जबरदस्त तरीके से बैकलैश मिला है, ठीक है ना। ब्राह्मण वहां कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ओवरऑल द्रविडियन मूवमेंट को तब इग्नोर कर दिया गया जब पावरफुल ओबीसी कम्युनिटीज अब यहां ताकतवर होकर आगे आ रही हैं और ये वॉसिफोरसली अपने पॉइंट्स को असर्ट कर रही हैं, और दलित और लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशंस की इनसे जो झड़प है, जो बहस है, वो बढ़ रही है। और जो वायलेंस अगेंस्ट दलित है वो पावरफुल ओबीसी कम्युनिटीज द्वारा बढ़ रहा है, और ये कोई नया फिनोमिना नहीं है, बहुत लंबे समय से हो रहा है। इवन पंडित ज्योति थास का थामिजन जो न्यूज़पेपर, उसने बहुत सारे ऐसे इंसिडेंसेस को 20th सेंचुरी में भी कवर किया था। समझ गए। तो कास्ट की जो पॉलिटिक्स हुई और जो एंटी कास्ट वाला जो मूवमेंट चला, वो केवल ब्राह्मणिज्म के रिस्पेक्ट में चला, ओबीसी के रिस्पेक्ट में नहीं चला। तो दलित को वायलेंस फेस करना पड़ रहा है एक ऐसे स्टेट में, तमिलनाडु जैसे स्टेट में, जो कि सोशल जस्टिस को प्रमोट करने के ऊपर अपने आप को बोस्ट करता है। तो ये जो एंटी ब्राह्मण पॉलिटिक्स है, वो एंटी कास्ट पॉलिटिक्स में यहां पे क्यों नहीं कन्वर्ट हुई? ठीक है, जो भी सोशल चैलेंजेस हुए हैं यहाँ पे, ओवरऑल जैसी भी सिचुएशन है तमिलनाडु के अंदर, इसमें ओवरऑल प्रॉपर तरीके से रिसर्च करके पॉलिटिकल नैरेटिव्स के आधार पर इमर्जेंट फिनोमिना को जस्टिफाइड करने की जरूरत है। अगर आप देखो तो तमिलनाडु के अंदर अब बीजेपी हिंदुस्तान लेड पॉलिटिक्स भी है, इसमें इतना इंपॉर्टेंट यहाँ पे है नहीं दोस्तों। बेसिकली कास्ट पॉलिटिक्स के रिस्पेक्ट में आर्टिकल था, उतना ही आपको यहाँ पे समझना जरूरी है। इससे ज्यादा आगे फिर वो पॉलिटिकल ब्लेम गेमिंग और पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल पार्टी के नाम पे फिर वो वीडियो बहुत ज्यादा बायस हो जाती है, वो ठीक नहीं रहता। आगे चलते हैं। आप प्रोग्रेसिव यूनिफॉर्म सिविल कोड मस्ट प्रोटेक्ट द चाइल्ड्स बेस्ट इंटरेस्ट, यहां पे ये क्या बोला जा रहा है भाई? देखिए, सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने का प्लान बना रही है, ऐसा फैजल मुस्तफा साहब का मानना है। हो सकता है कि 18 से 22 सितंबर 2023 में एक स्पेशल सेशन बुलाया जाए पार्लियामेंट का, जिसमें ओवरऑल यूनिफॉर्म सिविल कोड को इंप्लीमेंट किया जाए। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड में पॉलीगैमी और डाइवोर्स को लेकर तो नियम कानून होंगे, लेकिन अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड सरकार लेके आ रही है तो बच्चों का एडॉप्शन कैसे होगा, बच्चों के राइट्स आप कैसे चुनोगे, बच्चों का नेचुरल गार्जियन कौन होगा, ये आप कैसे डिवाइस करोगे, इसके ऊपर भी प्रॉपर नियम कानून होने चाहिए। कई बार क्या होता है कि हमारे देश के लॉज में, लीगल ज्यूरिस्प्रूडेंस में बायोलॉजिकल पेरेंट्स को एब्सोल्यूट राइट्स दे दिए जाते हैं वर्सेस एडॉप्टिव पेरेंट्स। अगर आप गार्जियंस एंड वार्ड्स एक्ट 1890 की बात करो तो इसमें क्या लिखा हुआ है? वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड एज द प्राइम कंसिडरेशन इन द डिटर्मिनेशन ऑफ कस्टडी। किसी भी पर्टिकुलर चाइल्ड का वेलफेयर को प्राइम कंसिडरेशन मान के चलेंगे उसकी कस्टडी को डिटरमिन करने के लिए। सेक्शन 6 ऑफ द हिंदू माइनॉरिटी इन गार्जियनशिप एक्ट 1956 ये बोलता है कि फादर एक नेचुरल गार्जियन है और उसके बाद मदर आती है, और मदर के पास बच्चे की कस्टडी तब तक रहेगी जब तक वो 5 साल का हो जाता है। ठीक है ना। पर्सन कस्टडी को लूज कर देगा एक बच्चे की अगर वो हिंदू नहीं रहता है तो। गीता हरिहरन 1999 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जो एक्सप्रेशन है ना आफ्टर हिम, तो फादर के आफ्टर हिम का मतलब ये नहीं है कि फादर की मौत हो जाए, अगर फादर वहां पे नहीं भी प्रेजेंस है तो भी उसके एब्सेंस में आफ्टर हिम वाला क्लॉज यहां पे लागू होना चाहिए। अब चाइल्ड कस्टडी और बायोलॉजिकल लिंक को अगर इस्लामिक लॉ में देखो तो इस्लामिक लॉ के अंदर जो पेरेंट में फादर का हक आता है ना, वो 6 नंबर पे आता है। सबसे पहले कस्टडी का राइट मां के पास, फिर मां की मां के पास, फिर पैटर्नल ग्रैंडमदर, फिर सिस्टर, फिर मैटरनल आंट, फिर पैटर्नल आंट, और उसके बाद फादर के पास हक आता है। हनाफी स्कूल में तो
मां के पास से बच्चे की कस्टडी तब तक नहीं ली जा सकती, इनफैक्ट तब भी नहीं ली जा सकती जब वो मुस्लिम ना रहे। इस्लामिक लॉ मां को कस्टडी देती है एक बच्चे की जब तक वो 7 साल का हो जाता है, ठीक है ना। अगर वो लड़का है तो लड़की है तो जब तक वो 17 साल की हो जाती है हनाफी स्कूल के अंदर। शाफी और हानबली स्कूल मां को कस्टडी देते हैं जब तक डॉटर की शादी नहीं जाती। मलिकी स्कूल के अंदर मां को कस्टडी मिलती है एक मेल चाइल्ड की प्यूबर्टी तक और फीमेल चाइल्ड की उसकी शादी तक। तो बेसिकली ओवरऑल मदर के पास बच्चों की कस्टडी इस्लामिक लॉ के अंदर ज्यादा मदर के फेवर में है, ना कि फादर के फेवर में, जबकि हिंदू लॉ के अंदर फादर के फेवर में ज्यादा, मदर के फेवर में कम। अब यहां पे बात की जा रही है क्लेम ऑफ बायोलॉजिकल फादर वर्सेस अडॉप्टिव पेरेंट्स। कई बार क्या होता है कि इंडिया के अंदर एक आदमी ने एक औरत का रेप किया, उससे एक बच्चा पैदा हुआ, तो ओवरऑल कहीं ना कहीं आदमी ने क्राइम किया है, लेकिन जो बच्चा पैदा हुआ है वो आदमी का भी है और औरत का भी है। और कई बार इंडियन कोर्ट्स यहां पे ये जो रेपिस्ट फादर था उसकी बायोलॉजिकल पेरेंट होने वाली डिमांड को मानते नजर आते हैं। 26 जुलाई 2023 को 2 वुमेन जजेस बॉम्बे हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया कि द कस्टडी ऑफ अ चाइल्डहुड ऑलरेडी बीन अडॉप्टेड टू बी गिवन टू द बायोलॉजिकल फादर, ही इज एक्यूज्ड ऑफ रेप ऑफ विच द रिजल्टिंग चाइल्ड। मतलब जुलाई 26 2023 के जजमेंट में बॉम्बे हाईकोर्ट में 2 वुमेन ने बैठ के जजमेंट ये दिया कि बच्चा भले अडॉप्ट किया जा चुका था अडॉप्टिव पेरेंट्स के द्वारा, अडॉप्टेड पेरेंट्स से बच्चा लेके उसके बायोलॉजिकल फादर को वापस दे दो, उस फादर को जिसने एलिजेडली रेप किया था उसकी मां को और उसके बेसिस पे बच्चा पैदा हुआ था। अक्टूबर 2021 में एक 17 ईयर ओल्ड बायोलॉजिकल मदर ने रियलाइज किया कि वो प्रेग्नेंट है और किसी आदमी के साथ वो भागी होगी, उसने एक बच्चे को जन्म दिया 26 नवंबर 2021 को, ठीक है ना भाई। अब ओवरऑल यहां पे देखो तो जो माइनर मदर थी, जो लड़की थी, उसके फादर ने रेप और वेरियस क्राइम्स के इल्जाम लगा दिए पॉक्सो के अंदर बायोलॉजिकल फादर के ऊपर। बायोलॉजिकल फादर को बाद में मिल गई बेल, ठीक है ना भाई। यहां पे मदर और चाइल्ड को मुंबई में एक होम में भेज दिया गया। बाद में 2022 में बायोलॉजिकल मदर की दूसरे पर्सन से शादी करा दी गई और बच्चे के इंटरेस्ट के लिए बच्चे को चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में दे दिया गया और अडॉप्शन के लिए लिस्ट कर दिया गया कि हाँ भाई वो जो मदर है माइनर मदर, उसकी किसी और आदमी से शादी हो चुकी है तो बच्चे को नहीं देखेंगे, तो बच्चा अब किसी और को अडॉप्शन में दे दिया जाएगा। बच्चे को अंडर सेक्शन 38 क्लॉज थी तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर अनवांटेड चाइल्ड मारते हुए, विक्टिम ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट मारते हुए चाइल्ड वेलफेयर कमेटी द्वारा ओवरऑल अडॉप्शन के लिए लिस्ट किया गया और उस बच्चे को अडॉप्ट कर लिया गया 3 जनवरी 2023 को। अब बच्चा अडॉप्ट हो चुका है, एकदम से उसका जो बायोलॉजिकल फादर था ना, जिसने माइनर मदर के साथ एलोप किया था, वो यहां पे आके बच्चे की कस्टडी को क्लेम करने लगा। समझ के बात को। जुलाई में चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ने बायोलॉजिकल फादर की एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया कि बायोलॉजिकल फादर अपने क्राइम का एडवांटेज उठा के बच्चे की कस्टडी अपने पास नहीं मान सकता और बच्चा ऑलरेडी एडॉप्शन में जा चुका था। लेकिन हाई कोर्ट ने यहां पे एडॉप्शन प्रोसीडिंग्स को रोक दिया और बच्चे को उसके बायोलॉजिकल फादर को हैंडओवर कर दिया। तो ये क्या बताने की कोशिश की जा रही है? यहां पे ये बताने की कोशिश की जा रही है कि नॉर्मल कर हमारी कोर्ट्स बायोलॉजिकल पेरेंट्स को और खासकर बायोलॉजिकल फादर्स को बच्चे की कस्टडी देने में ज्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो कैसे बायोलॉजिकल फादर बना है, वो चाहे रेप करके ही क्यों ना फादर बनाओ। तो ये चीज यहां पे गलत है, ये चीज एक्चुअली में बेस्ट इंटरेस्ट में नहीं है बच्चे की। अब देखिए सबसे खास बात यहां पे क्या है, वो जो मां थी, माइनर मां थी, उसने किसी और आदमी से शादी कर ली और बच्चे को अडॉप्शन के लिए लिस्ट, तो अब उस मां के ऊपर यह इल्जाम लगाया जाएगा कि तुम तो खुद ही शादी करके बच्चे का ध्यान नहीं रख पा रही हो। तो जब तुम खुद बच्चे का ध्यान नहीं रख पा रही हो, तुमने बच्चे को किसी और अडॉप्शन को देने के लिए दे दिया, तो जब उसका बाप आके उसका अडॉप्शन ले रहा है तो तुम क्यों बीच में रोक रहे हो? मां बोल रही है कि बाप को अडॉप्शन देना ठीक नहीं है, बाप सही आदमी नहीं है, लेकिन कोर्ट मां से बोल रहा है कि तुमने तो दूसरी शादी करके बच्चे को अडॉप्शन को दे दिया चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को, तुमने बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली नहीं। अब बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी जब उसका बायोलॉजिकल फादर लेने आ रहा है तो तुम क्यों रोक रही हो? तो इस प्रकार के क्वेश्चंस यहां पे वुमेन के ऊपर उठ जाते हैं। तो बेसिकली ऑथर यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि ओवरऑल इंडिया के अंदर बायोलॉजिकल फादर्स को एक नेचुरल एडवांटेज दे दिया जाता है बच्चों के अडॉप्शन को लेकर। समझ गए बात को। फिर नसरीन बेगम 2022 का केस है, 2 जज बेंच बैठी थी इलाहाबाद हाई कोर्ट की, जिसने एक गर्ल चाइल्ड की कस्टडी उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स को दे दी। क्या हुआ, अडॉप्टिव पेरेंट्स ने जब बच्चे 3 साल की थी तब उसको अपने पास अडॉप्ट किया, उसको 6 साल तक बड़ा किया और 6 साल के होने के बाद उसका एक बायोलॉजिकल पेरेंट आके उसकी कस्टडी मांगता है और कोर्ट उसकी कस्टडी बायोलॉजिकल पेरेंट्स को दे देता है। आप सोचिए, बच्ची 3 महीने से 6 साल तक अपने अडॉप्टिव पेरेंट्स के पास है, उसका एक कनेक्शन हो चुका है अडॉप्टिव पेरेंट्स को। उस बाप को क्या फर्क पड़ी थी, उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स को क्या फर्क पड़ा था? अब तक उन्होंने क्यों नहीं बच्चा पाला? एक बार बस उनको विजिटेशन राइट्स तुमने छीन लिया और बाकी अडॉप्शन क्लॉज में कोई विजिटेशन राइट्स थे भी नहीं, तब भी ओवरऑल अडॉप्टिव पेरेंट्स बायोलॉजिकल पेरेंट्स को मिल लेने देते थे। अब एक बार बायोलॉजिकल पेरेंट्स को नहीं मिलने दिया गया तो उन्होंने केस ठोक दिया और केस का रिजल्ट क्या आता है कि भाई हाईकोर्ट बोलती है कि बच्चा बायोलॉजिकल पेरेंट्स को मिलता है। तो ये सब ठीक नहीं है। नए लॉज के अंदर
इस पर्टिकुलर एडॉप्टिव राइट्स पे ध्यान देने की जरूरत है। एडॉप्टेड पेरेंट्स भी बच्चों का बहुत प्रॉपर तरीके से ध्यान रखते हैं, तो आप केवल बायोलॉजिकल पेरेंट्स के सारे राइट्स मान के एडॉप्टिव पेरेंट्स की प्लिया को बिल्कुल साइड रख दो, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। प्रोग्रेसिव यूनिफॉर्म सिविल कोड में पॉलीगैमी, डाइवोर्स, पर्सनल लॉस के साथ साथ एडॉप्शन वाले लॉस को भी ध्यान देना और एक प्रॉपर प्रोविजन निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है भाई। उसके आगे दोस्तों यूपीएससी मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। मेंटरशिप प्रोग्राम में 5 जो मेंटरशिप की वीडियोस, सॉरी एथिक्स थ्रू एग्जांपल्स एंड फॉर्मूलाज की जो वीडियोस अपलोड हुई उनके बारे में ऑलरेडी बना चुका हूं। 5 में आज मतलब जब ये 2 सितंबर को वीडियो मिल रही है और अपलोड करूंगा, और संडे को भी 5 कोशिश करूंगा कि 10 वीडियोस अगले 2 दिन में एथिक्स थ्रू एग्जांपल्स एंड फॉर्मूलाज की मैं आपके लिए लेके आऊं। ये बात बिल्कुल तय है दोस्तों, 15 सितंबर तक, 15 से 20 सितंबर तक एथिक्स थ्रू एग्जांपल्स एंड फॉर्मूलाज की सीरीज में खत्म कर दूंगा। ठीक है ना, और उसके बाद मैं वर्ड हिस्ट्री की सीरीज यहाँ पे चालू करूंगा। चलिए अब करंट अफेयर्स के एनालिसिस पे आ जाते हैं दोस्तों। करंट अफेयर्स के एनालिसिस में मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में कमिटीज की कोई कमी नहीं है, लेकिन एक्चुअली में इस मलयालम फिल्म इंडस्ट्री को सुधारने के लिए कोई भी प्रॉपर कंक्रीट एक्शन नहीं लिया गया, ऐसा कुछ यहाँ पे बोला जा रहा है। देखिए, जब भी आप किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए कमिटी सेट करते हो तो आप 2 पर्पस करते हो। Open new pathways to understand issues so that there can be a guiding light to solve those, or provide a comfortable cushion to delay decisive action on contentious issues। या तो आप एक कमेटी बना के एक्चुअली में एक पोटेंशियल पाथवे ढूंढने की कोशिश कर रहे हो जिससे एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके, या फिर बस उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को टालने का एक जरिया आप ढूंढ रहे हो। कई बार क्या होता है कि कमेटी बना दी जाती है, वो कम्युनिटीज बहस करती रहती है, बातचीत करती रहती है, उसकी रिपोर्ट कई सालों तक आती रहती है और ग्राउंड पे कुछ यूजफुल बहुत ज्यादा होता नहीं। मलयालम फिल्म फ्रेटर्निटी में कुछ ऐसा ही हो रहा है केरला के अंदर। केरला के अंदर यहाँ पे एक कमेटी सेटअप की गई है राज्य की सरकार के द्वारा, ताकि वो एक फिल्म पॉलिसी बनाएंगे। अब इस बात को लेकर फिर से कंट्रोवर्सी यहाँ पे इरप्ट हो गई है। बहुत सारी फिल्म बॉडीज यहाँ पे बोल रही है कि सरकार ने फिर से एक कमेटी बना दी। इस कमेटी को बनाने के पहले इंडस्ट्री से किसी प्रकार का कोई यहाँ पे बातचीत भी नहीं की गई। इनफैक्ट इस कमेटी के जो मेंबर्स बनाए गए हैं उन मेंबर्स से पूछा भी नहीं गया कमेटी में उनका नाम डालने से पहले। तो जो फिल्म मेकर राजीव रवि और एक्टर मंजू वारियर, वो ओवरऑल कमेटी के मेंबर थे, उन्होंने बोला कि भैया हम इस कमेटी में नहीं आ पाएंगे, हमारे पास कुछ और कमिटमेंट्स हैं। इस 10 मेंबर की कमेटी को हेड किया जाएगा फिल्म मेकर शाजीन कारून के द्वारा, जो कि चेयरमैन है केरला स्टेट फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के। ठीक है ना। अब प्रॉब्लम दोस्तों ये है कि मिस्टर कारून हेड है इस कमेटी के एक ऐसे समय पे जब केएसएफडीसी के ऊपर बहुत प्रकार के क्रिटिसिज्म लगाए जा रहे हैं। कैसे क्रिटिसिज्म कि भाई ओवरऑल ये पर्टिकुलरली वुमेन और SC/ST ग्रुप्स के प्रति बहुत ज्यादा इंक्लूसिव नहीं। 2 वुमेन फिल्म मेकर्स ने केएसएफडीसी के ऊपर इल्जाम लगाया कि इनको इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से अपनी फिल्म की फंडिंग के लिए कोई भी मदद नहीं मिली। केएसएफडीसी में स्ट्रगल करती रही, मदद मांगती रही, प्रॉपर तरीके से इनको मदद नहीं दी गई, प्रॉपर तरीके से इनको ट्रीट नहीं किया गया, इनको मेंटल ट्रॉमा हो गया, मदद मांगते मांगते ये परेशान हो गए। ठीक है। ये जो फिल्म पॉलिसी कमेटी बनाई गई है, इसको ये दिया गया टारगेट कि ये 2 महीने में अपनी रिपोर्ट्स को सबमिट करेंगे। समझे बात को। तो इससे पहले एक हेमा कमेटी रिपोर्ट भी आई थी। हेमा कमेटी रिपोर्ट आई थी टू एड्रेस इश्यूज ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एंड जेंडर इनइक्वालिटी मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के अंदर। इसने भी अप्रोप्रिएट रिकमेंडेशंस दिए थे। तो बेसिकली कमिटीज बहुत बनी है। हेमा कमेटी आई थी, ठीक है ना भाई। हेमा कमेटी बनी थी इन द आफ्टरमाथ ऑफ द एक्टर असॉल्ट केरला सेमिनल इवेंट व्हिच फील्ड क्वेश्चंस रिलेटिंग टू जेंडर इन द फिल्म इंडस्ट्री। इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी चीफ मिनिस्टर को 31 दिसंबर 2019 को। आज तक इस रिपोर्ट के ऊपर कुछ ज्यादा हुआ नहीं है। फिर जब हेमा कमेटी के ऊपर इनएक्शन हुआ, सरकार ने एक और कमेटी बना दी जनवरी 2022 में स्टडी करने के लिए। आज तक इस पर्टिकुलर कमेटी की पैनल की कोई मीटिंग ही नहीं हुई है। समझ गए। और अब यहाँ पे एक और कमेटी बना दी गई। तो कमेटी पे कमेटी, तारीख पे तारीख यहाँ पे चलता चला जा रहा है। और एक्चुअली में या तो ये कमेटी प्रॉपर तरीके से राय दे नहीं रही है, और जब ये कमेटी प्रॉपर तरीके से राय दे रही है तो उसके बाद भी इन राय के ऊपर प्रॉपर अमल यहाँ पे हो नहीं रहा। इनफैक्ट अगर आप देखो तो कमिटीज पास्ट में भी बनी है। प्री इंडिपेंडेंस एरा में भी इंडियन सिनेमेटोग्राफ कमेटी बनी गई थी, जिसको हेड कर रहे थे लॉयर पॉलिटिशियन टी रंगचारी। 1927 की बात है। सेंसरशिप ऑफ फिल्म्स के बारे में बात की गई थी। उस समय बहुत से मेजर रिकमेंडेशन दिए गए थे कि कैसे असिस्टेंस देना फिल्म इंडस्ट्री को, कैसे एक्सपेंडिचर को कम करना है। फिर बाद में इंडिपेंडेंस के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने फिल्म इंक्वायरी कमेटी बनाई, जिसको लीड कर रहे थे पॉलिटिशियन SK पाटिल। यहाँ पे भी कुछ खास बहुत हुआ नहीं। अब एक एक कमेटी के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में आपको बता नहीं रहा हूं दोस्तों, बस बताया यही जा रहा है कि जो अलग अलग कमेटी बनाई है पैन इंडिया बेसिस पे और रीजनल बेसिस पे, इन कमिटीज ने बातें बहुत की हैं, रिकमेंडेशंस बहुत दिए हैं, मीटिंग्स बहुत दी हैं, बट ग्राउंड लेवल पे ज्यादा कुछ हो नहीं रहा। केरला के अंदर KSFDC एस्टैब्लिश किया गया था 1975 विद द एम ऑफ फैसिलिटेटिंग एंड एडिंग द प्रोडक्शन ऑफ मलयालम सिनेमा विद इन द स्टेट एट अ टाइम व्हेन मच ऑफ द इंडस्ट्री वाज सेंटर्ड इन चेन्नई। तो जब सारी इंडस्ट्री चेन्नई में सेंटर्ड थी,
तब केरला के अंदर मलयालम फिल्म इंडस्ट्री को आगे ले आने के लिए केएसएफडीसी बनाया गया। ओवर द कोर्स कुछ हद तक केएसएफडीसी को सक्सेस भी मिली है, लेकिन दोस्तों मीनिंगफुल सिनेमा को जब प्रॉपर फंडिंग और प्रोडक्शन सपोर्ट के थ्रू लाने की कोशिश की जाती है, केएसएफडीसी को एससी एसटी और वुमेन सेंटर्ड सिनेमा को प्रमोट करने के रिस्पेक्ट में क्रिटिसाइज भी किया जाता है। केरला स्टेट चलचित्र अकेडमी बनाई गई थी 1998 में। इसने भी की रोल प्ले किया इन द एवोल्यूशन ऑफ अ न्यू जनरेशन ऑफ फिल्म मेकर्स हु हैव ग्रोन अप इन द डाइट ऑफ वर्ड सिनेमा, brought to their doorsteps through the annual International Film Festival of Kerala and International Documentary and Short Film Festival of Kerala। 2014 में अगर आप देखो तो एक कमेटी बनाई गई थी जिसको हेड किया जा रहा था फिल्म मेकर अदूर गोपाल कृष्ण के द्वारा, एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ मलयालम फिल्म इंडस्ट्री को स्टडी करने के लिए। इस पर्टिकुलर रिपोर्ट ने स्टेट किया था कि जो गवर्नमेंट थिएटर्स हैं इनको अवेल कराया जाना चाहिए कंपल्सरली फॉर द स्क्रीनिंग ऑफ अवार्ड विनिंग मलयालम फिल्म्स। तो शोज वगैरह प्रोवाइड करके आप इन फिल्म्स के मैसेज को लोगों तक पहुंचा सकते हो। तो बेसिकली अदूर कमेटी ने जो वाइड रेंजिंग रिकमेंडेशंस दिए थे कि अलग अलग प्रकार का फंडिंग सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा फिल्म्स को, इस रिकमेंडेशंस को भी प्रॉपर तरीके से ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट नहीं किया गया। तो बेसिकली कमिटीज बहुत बनी है, इन कमिटीज ने रिकमेंडेशंस भी बहुत प्रोग्रेसिव दिए, बट ग्राउंड लेवल पे इन रिकमेंडेशंस को प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं किया गया। ये सब बातें यहां पे बोली जा रही। फिर अगली न्यूज है, प्रेसिडेंट जी जिनपिंग ने कंफर्म नहीं किया है कि वो दिल्ली की G20 समिट में पार्टिसिपेट करेंगे। तो अगर जी जिनपिंग नहीं आते हैं दिल्ली की समिट में पार्टिसिपेट करने G20 वाली, तो चाइनीज प्रीमियर ली कियांग इस पर्टिकुलर समिट को अटेंड करेंगे। यूएस प्रेसिडेंट जोसेफ बाइडेन, लीडर्स ऑफ यूके, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, ब्राजील, जापान, इंडोनेशिया ऑलरेडी कंफर्मेशन दे चुके हैं कि हाँ भाई इस पर्टिकुलर मीटिंग को ये अटेंड करने के लिए आ रहे हैं। बस एक हफ्ता बचा हुआ है। G20 जो फाइनल समिट है 9 सितंबर से 10 सितंबर ये दिल्ली के अंदर होने वाली है। चाइनीज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग आएंगे नहीं, और मैं आपको पहले बता दे रहा हूं जो फाइनली समरी डॉक्यूमेंट यहां पे इशू कराने की बात की जा रही है ना दोस्तों, चाइना अपनी पूरी दम लगा देगा कि इंडिया ये फाइनल समरी डॉक्यूमेंट इशू ना कर पाए। इंडिया में मोहम्मद बिन सलमान जो कि क्राउन प्रिंस है सऊदी अरेबिया को, उनको एक्सेप्शनल वेलकम दिया जाएगा स्टेट गेस्ट बना के। बायलेटरल विजिट के लिए 11 सितंबर को आएंगे। प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन नहीं आने वाले हैं। मैक्सिकन प्रेसिडेंट एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडोर ये भी दिल्ली में नहीं आने वाले। इनकी जगह रशियन फॉरेन मिनिस्टर सर्जेई लेवरोव आएंगे और मैक्सिकन इकोनॉमी मिनिस्टर रैकल ब्रूनो रोस्ट्रो सांचेज आएंगे। ठीक है, जी जिनपिंग नहीं आते तो उनके चाइनीज प्रीमियर ली कियांग आएंगे, ठीक है ना, ईस्ट एशिया समिट को जकार्ता में अटेंड करने के बाद। अब यहां पे क्यों नहीं आ रहे हैं जी जिनपिंग, इसके बारे में कोई खास जानकारी दोस्तों है नहीं। ठीक है, ओवरऑल कुछ रिसेंटली चीजें हुई जिस बात को लेकर चाइना इंडिया से हो सकता है नाराज हो गया हो। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी वो ये थी कि भैया ताइवान के अंदर हमने अपने एक्स मिलिट्री चीफ्स को, एयरफोर्स के चीफ को, नेवी के चीफ को और एयरफोर्स के चीफ को एक मिलिट्री इवेंट अटेंड करने के लिए भेज दिया, और वहां पे इंडिया ने ओपनली सिक्योरिटी और मिलिट्री कॉपरेशन की बात कर दी ताइवान के साथ। तो इस बात को लेकर चाइना चिढ़ गया और चाइना के रिप्रेजेंटेटिव्स ने बोला कि दुनिया भर की कंट्रीज अपने ताइवान की पॉलिसी को लेकर प्रॉपर तरीके से काम करेंगी। तो इंडिया एक्टिवली यहां पे चाइना को काउंटर कर रहा है बहुत सारे डोमेन्स में, और ऑब्वियसली बात है इतना एक्टिव काउंटर चाइना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इंडिया से। लेट्स सी आगे यहां पे क्या होता है। फिर अगस्त में इंडिया के अंदर लोएस्ट रेनफॉल हुई है, ऐसा मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट का बोलना है। तो रेनफॉल इन अगस्त हैज बीन द लोएस्ट इन अ सेंचुरी। अगस्त के अंदर 36% कम रेनफॉल पाई गई है, जो कि यूजुअली अगस्त के महीनों में पैन इंडिया बेसिस पे पाई जाती है। ठीक है ना, देखा जाए तो अगस्त यूजुअली सीज द मोस्ट अमाउंट ऑफ रेनफॉल। जुलाई में मानसून में सबसे ज्यादा रेनफॉल होती है इंडिया के अंदर, साउथ वेस्ट मानसून में 28 सेंटीमीटर की, अगस्त में होती है 25.4 सेंटीमीटर की। लेकिन इस साल 36% कम मानसूनल रेनफॉल हुई है। क्यों? क्योंकि एल नीनो स्ट्रेंगन हो रहा था और अनफेवरेबल कंडीशंस बन रही थी अरेबियन सी में और बे ऑफ बंगाल में। पानी बहुत ज्यादा कम बरसा है मोस्ट ऑफ इंडिया में, कुछ जगहों में पानी बरसा है जैसे कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया, हिमालयन स्टेट्स, पार्ट ऑफ तमिलनाडु, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के हिसाब से। बट ओवरऑल पैन इंडिया की बात करें तो पानी कम ही बरसा है अगस्त के महीने। एल नीनो में क्या होता है? वार्मिंग होती है सेंट्रल पैसिफिक ओशन की, दैट यूजुअली ट्रांसलेट्स टू डेफिशिएंट मानसून रेनफॉल ओवर इंडिया। लास्ट टाइम इंडिया ने इतने सीवियर डेफिसिट्स अगस्त में रिकॉर्ड किए थे 2005 में, जब शॉर्टफॉल नॉर्मल से 25% कम था, और फिर 2009 में जब शॉर्टफॉल नॉर्मल से 24% कम था। अगस्त में जो रेनफॉल है इसने ओवरऑल नेशनल डेफिसिट को 10% पे पहुंचा दिया, जबकि रीजनल डेफिसिट ईस्ट में 17% है, ठीक है ना, नॉर्थ ईस्ट में 17% है, सेंट्रल इंडिया में 10% है, साउदर्न इंडिया में 17%। ब्रेक डेज के इंस्टेंसेस यहां पे बढ़ रहे हैं। ब्रेक डेज मतलब जब लंबे समय तक ओवरऑल इंक्रीजिंग ट्रेंड देखने को मिलता है, पानी कम बरसता है। इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने 31 जुलाई को इंडिकेट किया कि जो अगस्त रेनफॉल है वो बिलो नॉर्मल देखने को मिल रही है। इसके जो वेदर मॉडल्स है ना
वो शॉर्टफॉल को इंडिकेट तो नहीं कर रहे हैं, जितना कम पानी बरसा है अगस्त में, इतना शॉर्टफॉल एक्चुअली में एक्सपीरियंस नहीं किया गया था। और सितंबर में कितना पानी बरसेगा, तो ऑन एन एवरेज 16.7 सेंटीमीटर की बारिश होती है सितंबर में, तो इसके 10% विंडो में पानी बरसेगा, प्लस माइनस 10%। अब 16% 7% से ज्यादा पानी बरसेगा, इस बात के चांसेस बहुत ज्यादा कम है। तो ये सब बातें ओवरऑल यहां पे बताई जाएंगी। जया वर्मा बन गई है पहली वुमेन जो कि हेड कर रही है रेलवे बोर्ड। तो यूनियन गवर्नमेंट ने अपॉइंट कर दिया है थर्सडे को जया वर्मा सिन्हा को एज द चेयरपर्सन ऑफ रेलवे बोर्ड। ये टॉप डिसीजन मेकिंग बॉडी है रेलवे मिनिस्ट्री की। ये ऑफिस को एज्यूम करेंगी फ्राइडे को, रिप्लेस करेंगी अनिल कुमार लाहौती को। तो मिस जया वर्मा सिन्हा बन गई है पहली वुमेन टू हेड द रेलवे बोर्ड इन इट्स 118 ईयर हिस्ट्री। इससे पहले जया वर्मा सिन्हा मेंबर ऑपरेशंस और बिजनेस डेवलपमेंट ऑफ बोर्ड की तरह काम कर रही थी। इनफैक्ट बालासोर ट्रेन एक्सीडेंट के बाद जो पोस्ट इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी थी, इसको लीड कर रही थी यहां पे जया सिन्हा जी। 291 पर्सन इस बालासोर इंसिडेंट में मारे गए थे। तो अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया जया वर्मा को, जो कि इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज मेंबर ऑपरेशंस एंड बिजनेस डेवलपमेंट रेलवे बोर्ड को देख रही थी। अब ये चेयरमैन बन चुकी हैं और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बन चुकी हैं रेलवे बोर्ड की। ठीक है ना। वैसे तो इनको 1 अक्टूबर को रिटायर करना था, लेकिन अब ये 2024 तक 31 अगस्त 2024 तक अपनी कुर्सी पर बैठेगी। इन्होंने इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विसेज को 1988 में ज्वाइन किया था। नॉर्दर्न रेलवे, साउथ ईस्टर्न रेलवे, ईस्ट रेलवे, रेलवे एडवाइजर की तरह भी काम कर चुकी हैं। हाई कमीशन ऑफ ढाका में बांग्लादेश में पोस्टेड थी 4 साल के लिए। जो मैत्री एक्सप्रेस चालू की गई थी कलकत्ता से ढाका, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, उसमें एक इंपॉर्टेंट रोल रहा है जया वर्मा सिन्हा जी का। पीसीएस में वन लाइनर की तरह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर भाई जो चंद्रयान गया है मून पे, इसको कुछ प्लाज्मा मिला है। देखिए अब इस पर्टिकुलर न्यूज के बारे में कुछ डिटेल्ड आर्टिकल्स आगे आने वाले समय में एडिटोरियल्स में आएंगे। अभी के लिए जो पेलोड है चंद्रयान 3 के ऊपर, कौन से पेलोड की बात हो रही है, तो द रेडियो एनाटॉमी ऑफ वुमेन मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव आइनोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर लैंग्यूमिर प्रोब रामभा एलपी। ये जो रामभा एलपी है, ये प्रोब का नाम दिया गया है अमेरिकन केमिस्ट इरविंग लांगमुइर के नाम पे। इरविंग लांगमुइर को नोबेल प्राइज भी मिल चुका है केमिस्ट्री के अंदर। इन्होंने इस पर्टिकुलर डिवाइस को बनाया था जो कि प्लाज्मा को कैरेक्टराइज करता है। तो रामबा है, ये मून के सरफेस पे प्लाज्मा को ढूंढ रहा है, और इलिशियस असेसमेंट के हिसाब से ये पता चला है कि लूनर सरफेस पे, मून की सरफेस पे प्लाज्मा बहुत स्पार्स है। पर क्यूबिक मीटर में 5 से 30 मिलियन इलेक्ट्रॉन्स इस प्लाज्मा के यहां पे मिल रहे हैं। तो इस इवेल्युएशन से यह पता चलता है कि अर्ली लूनर डे टाइम के समय पे जब इस प्लाज्मा की एनालिसिस की गई लूनर सरफेस की, तो पर क्यूबिक मीटर में 5 से 30 मिलियन इलेक्ट्रॉन्स पाए गए। अब ये इलेक्ट्रॉन्स प्लाज्मा के रिस्पेक्ट में ज्यादा हैं, कम है, इस बात को लेके और टेक्निकल आर्टिकल्स आने वाले कुछ दिनों में आएंगे एडिटोरियल में, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा साइंस एंड टेक में। फिर भाई आगे बढ़ चलते हैं। फाइनली इंडिया के बाद फिलीपींस ने, मलेशिया ने और इंडोनेशिया ने भी चाइना के मैप को यहां पे प्रोटेस्ट किया। चाइना के नेबरों का मानना है कि जो नया मैप है कॉम्प्लिकेट कर सकता है चाइना के नेबर्स के साथ जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं उसको। देखिए फिलीपींस ने, मलेशिया ने और इंडोनेशिया ने थर्सडे को सेपरेट स्टेटमेंट्स इशू किए, और इन सेपरेट स्टेटमेंट से उन्होंने ओपनली यह बोला है कि चाइना का जो नया स्टैंडर्ड मैप इशू किया गया ना 2023 का, ये सही नहीं है। सबसे पहले इस मैप के अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट दिखाया इंडिया ने। हो सकता है इंडिया को देख के बाकी कंट्रीज में भी हिम्मत आ गई हो। बीजिंग ने अपने इस पर्टिकुलर मैप को इशू करना डिफेंड किया 28 अगस्त को। इन्होंने बोला कि जब बीजिंग से पूछा गया कि इंडिया, मलेशिया, फिलीपींस, इंडोनेशिया आपके अगेंस्ट अपोजिशन दिखा रहे हैं, तब ओवरऑल चाइना ने बोला कि भैया हमारे बॉर्डर्स तो वही है जो पहले से दिखाए जाते थे। इन बॉर्डर्स में अरुणाचल प्रदेश, अक्सई चीनी सबको जोड़ रहे हैं, एंटायर साउथ चाइना सी को जोड़ रहे हैं, 10 डैश लाइन में पूरा का पूरा ताइवान जोड़ रहे हैं। तो बेसिकली जो प्रीवियस वर्जन्स थे आपके चाइना के ऑफिशियल मैप के, उन्हीं वर्जन्स के हिसाब से ये बनाया गया। बट ऑब्वियसली बात है, चाइना का इस प्रकार से मैप दर मैप को इशू करते चले जाना, वो कहीं ना कहीं दूसरी कंट्रीज को पोक करने वाली बात होगी। हर बार, हर साल अपने स्टैंडर्ड मैप्स को इस प्रकार से इशू करके दुनिया भर में अपनी बाउंड्रीज को इस प्रकार से पोर्ट्रे करना, तो चाइना बोल रहा है कि भैया हम तो अपने सोसाइटी के सेक्टर्स को अवेयर करवाते हैं, पब्लिक अवेयरनेस को फैलाते हैं स्टैंडर्ड मैप्स के हिसाब से, हम किसी और को पोक थोड़ा ना कर रहे हैं। ऐसा चाइना के फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन वांग वेनबिन बोल रहे हैं। बट यहां पे फिलीपींस की फॉरेन मिनिस्ट्री ने एक स्टेटमेंट इशू करके सीधे सीधे बोला है कि इट रिजेक्ट्स द 2023 वर्जन ऑफ चाइना स्टैंडर्ड मैप एंड इंक्लूजन ऑफ द सो कॉल्ड 9 डैश लाइन। इस पर्टिकुलर अटेम्प्ट के थ्रू चाइना परपोर्टेडली सोवरेनिटी और जुरिडिक्शन ओवर फिलीपींस को दिखा रहा है। इनफैक्ट फिलीपींस के जो फीचर्स हैं, फिलीपींस के जो मैरीटाइम जोन्स हैं जो कि फिलीपींस की सोवरेनिटी के अंदर आते हैं,
एज पर 1982 यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी, उसके ऊपर चाइना अपना इलीगल क्लेम असर्ट कर रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। मलेशिया की सरकार भी यहां पे चाइना के मैप को बुरी तरीके से प्रोटेस्ट कर रही है, कह रही है कि मलेशिया रिजेक्ट करता है चाइना के मैप को। चाइना ने यूनिलैटरली मलेशिया की ये मैरीटाइम टेरिटरी को अपने हिस्से में दिखाया, मलेशियन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को अपनी 9 डैश लाइन के अंदर दिखाया, जो कि बिल्कुल भी गलत है। इंडोनेशिया तीसरी एशियन कंट्री है जिसने एक स्टेटमेंट इशू किया। इनके फॉरेन मिनिस्टर रेतनो मारसूदी ने थर्सडे को कोट किया इनकी नेशनल अंतारा न्यूज एजेंसी ने, कि जो टेरिटोरियल लाइंस ड्रॉ करी हैं चाइना ने अपने 2023 एडिशन ऑफ द स्टैंडर्ड मैप ऑफ चाइना के अंदर, ये एक्चुअली में यूएन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सीज 1982 इनक्लोज के हिसाब से होना चाहिए। 1982 इनक्लोज के हिसाब से एक पर्टिकुलर कंट्री की बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल्स तक का इलाका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आता है। इंडोनेशिया ले लो, मलेशिया ले लो, वियतनाम ले लो, फिलीपींस ले लो। अभी तक तो वियतनाम ने ओपनली प्रोटेस्ट नहीं किया, कहो थोड़े दिन में वियतनाम भी प्रोटेस्ट करने लगे, क्योंकि वियतनाम का भी बहुत बड़ा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का इलाका यहाँ पे चाइना ओपनली क्लेम कर रहा है। तो ये कंट्रीज फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया और बहुत हद तक वियतनाम ये क्लेम करते हैं कि भाई चाइना के जो क्लेम है ना, ये यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑफ द लॉ ऑफ सीज 1982 के अगेंस्ट आता है। चाइना बोलता है कौन सा उनक्लोज, हम तो जो बोल रहे हैं वही हमारा है, 9 डैश लाइन पूरी हमारी है, पूरा साउथ चाइना सी हमारा है। खुल मिला के मुंह खोल के बोल देते हैं सब कुछ हमारा है। समझ गए बात को। इंडिया ने भी एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट लॉन्च किया था। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर साहब ने बोला था कि कोई भी एब्सर्ड क्लेम करता रहे उससे कोई खास फर्क पड़ता नहीं। इंडिया को बहुत अच्छी तरीके से पता है कि उसकी टेरिटरी क्या है, और हम अपनी टेरिटरी के ऊपर अपनी सोवरेनिटी और ऑटोनॉमी को असर्ट करते रहे। कोई भी कंट्री बकवास में कुछ भी पब्लिश करता जाएगा, उससे वैसे भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात इंडिया ने जयशंकर साहब के फॉर्म में वर्ड्स में ओपनली क्लियरली बोल दी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। यहाँ पे मैं लेक्चर खत्म करता हूँ। थोड़ा लेक्चर लंबा हो गया बट मैंने सारे पॉइंट्स को कंप्लीट कर दिया। आई होप लेक्चर में आपको मजा आया हो दोस्तों। मेंटरशिप कोर्स को चाहो तो आप ज्वाइन कर सकते हो दोस्तों, बहुत ही मेहनत से बनाया हुआ ये मेंटरशिप कोर्स है, आपके लिए मैं लेके आया हूँ। आप चाहें तो इस पर्टिकुलर कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ पढ़ाई लिखाई करते रहिए। आई होप आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही है।